Dixit to take over, please. HAL के सभी अधिकारी, इनमें खास करके गिरीश कर्वे जी, जो मेरे क्लासमेट के, स्कूलमेट के छोटे भाई हैं। ये लेक्चर हिंदी में होगा, शायद आपको मालूम है, क्योंकि बहुत लोगों ने शुरुआत इंग्लिश में की थी, लेकिन जैसा मुझे बताया गया कि ये लेक्चर हिंदी में होगा, तो मैंने कहा था कि यह हिंदी, मराठी या अंग्रेज़ी तीनों में से एक लैंग्वेज में हो सकता है, दो लैंग्वेज में नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हिंदी में इसको हम करेंगे। तो मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया और ये मौका दिया कि जो मुझे वेट लॉस और डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में जानकारी है वो आपसे साझा करने का मौका आपने दिया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। शायद यहाँ 5 साल पहले मैं एक बार आया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस उस समय भी था, और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने वो व्याख्यान सुना, उन्होंने ये लाइफस्टाइल के ऊपर अमल करना शुरू किया होगा और उसमें से कोई सक्सेस स्टोरीज भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। आज का व्याख्यान, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये व्याख्यान कोई सिर्फ जानकारी देने वाला व्याख्यान नहीं है, ये ज़िंदगी बदलने वाला एक अनुभव है, इसे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया है, आप भी ला सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप इस थ्योरी को समझ लो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, इसको समझो और उसके ऊपर सिंसियरली अमल करो। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई बाबा का कोई अंगारा है कि आपकी श्रद्धा है तो आपको फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। ये साइंस है, आपको श्रद्धा हो ना हो, लेकिन अगर आप सिंसियरली करोगे तो आपको इसके रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। तो इसलिए मैं आपसे विनती करूँगा कि ज़रा इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने जीवन में इसके ऊपर अमल कीजिए, तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। मैंने मेरा ईमेल एड्रेस इसमें दिया है। सिर्फ मकसद ये है कि अगर आपको और भी कोई सवाल पूछना है बाद में तो ईमेल लिख सकते हैं, आपको इसका जवाब मिलेगा। मेरे साथ मेरे कोऑर्डिनेटर्स भी आए हैं, जो हम लोग नासिक में एक डायबिटीज़ रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं। CTR कंपनी ने हमको उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। तो मैं तीनों मेरे कोऑर्डिनेटर्स की आपसे परिचय करवा देता हूँ। कारण ये है कि मैं तो पूना में हूँ, लेकिन ये लोग नासिक में हैं, ये आपकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इनमें संजय मोरे जी हैं, ज़रा ये हमारे अडोर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और नासिक के सेंटर में ये रहते हैं। दूसरे हैं हमारे नंदन देशपांडे जी, ये सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं और सेंटर में जब आप आओगे तो आपकी मुलाकात नंदन जी से होगी। और हमें पिछले कुछ महीनों में हमारे साथ एक यंग डॉक्टर ज्वाइन हो गई है, उनका नाम है डॉक्टर अनुष्का पाटिल, वो भी उधर सेंटर में होते हैं। तो ये लोगों का परिचय आपका हो गया। लेक्चर के बाद भी आप इनसे बात कर सकते हो, कोई आपको सवाल है तो पूछ सकते हो। वैसे तो मैं आज जितने भी सवाल आप लोग पूछेंगे उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और संजय जैसे, नंदन जैसे 100 से भी ज़्यादा कोऑर्डिनेटर्स इस अभियान में काम करते हैं। आपको मालूम है कि अभियान कम्प्लीटली फ्री है, इसमें कोई किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगता है। तो ये लोग अलग अलग शहरों में इस अभियान का काम करते हैं, इसलिए मैं अलग अलग शहरों में जाके ये लेक्चर्स ले सकता हूँ। तो इसलिए इन सभी लोगों के बारे में मैं ग्रैटिट्यूड मेरा एक्सप्रेस करूँगा। आज का जो विषय है वो एक लाइफस्टाइल, जिसको दीक्षित लाइफस्टाइल के नाम से लोग जानते हैं। कुछ जो दीक्षित डाइट बहुत पॉपुलर हो गया।
तो मैंने कहा कि ये डाइट कोई अच्छी बात नहीं है, कि डाइट का कोई मतलब नहीं, डाइट टेम्पररी होता है डाइट। तो इससे लाइफस्टाइल ये शब्द हमको प्रचलित करना चाहिए, इसलिए मैंने इसे जानबूझ के दीक्षित लाइफस्टाइल कहना शुरू कर दिया। इससे वजन कम होगा और डायबिटीज़ रिवर्ट होगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है? ज़रा हाथ ऊपर करेंगे तो पता चलेगा। हाँ, एक 20-25 लोगों ने हाथ ऊपर किया। तो ज़रूर आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। जो मैं बताने वाला हूँ वो अगर आप करेंगे तो अगले साल जब मैं आऊँगा फिर व्याख्यान के लिए, तो आप में से कम आधे लोगों के मेडिसिन में बंद कर दूँगा, कम से कम आधे लोगों के। और ये विश्वास जो मुझे है वो इसलिए नहीं कि मैं ऐसे ही कुछ हवा में से बात कर रहा हूँ, नहीं। मैंने हज़ारों लोगों का ये होते हुए देखा। कैंपेन में हर रोज़ हम सक्सेस स्टोरीज पब्लिश करते हैं और काफ़ी लोगों का डायबिटीज़ रिवर्ट होता है, डायबिटीज़ रिमिशन होता है, ये मैंने देखा है। तो आपका भी होगा। इस लाइफस्टाइल कैंपेन जिसको हम वर्ल्ड फ्री ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ कैंपेन बोलते हैं, ये 2013 में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत मेरे लिए हुई 2012 में, जब मैं मेरा वेट कम करने की कोशिश कर रहा था। और मैंने काफ़ी कोशिश की, अलग अलग टाइप के डाइट प्लान किए, लो कार्ब हाई फैट, जनरल मोटर्स डाइट, फिर फास्टिंग करो, फिर सिर्फ फल खाओ, अलग अलग टाइप के। लेकिन 1 साल सब कोशिश करने के बाद भी मेरे पैसे गए, टाइम गया, एनर्जी गई, लेकिन वज़न कम नहीं हुआ। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार, जो महाराष्ट्र के सभी लोगों को मालूम है, काफ़ी प्रख्यात इंसान थे, उनका एक लेक्चर YouTube पर था, मुझे दिया और कहा कि तूने इतना किया, ये भी करके देख। मैंने वो लेक्चर सुना। उसमें डॉक्टर जिस्कार ने बहुत सिंपल बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो दिन में 2 बार खाना खाओ। मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में हमने जो सीखा है कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, अब वजन कम करना है तो कैलोरीज कम खाओ या फिर एक ज़्यादा स्पेंड करो, दूसरा कोई तरीका नहीं है मेडिकल कॉलेज में। लेकिन मेरा भरोसा नहीं बैठा, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं कहा था कम खाओ, ये भी नहीं कहा था नॉनवेज मत खाओ, ये भी नहीं कहा था मीठा मत खाओ। मैंने कहा सब खा के 2 बार ही खाने से कैसे क्या फ़ायदा है। लेकिन मुझे डॉक्टर जिस्कार के बारे में इतना पता था कि काफ़ी विद्वान नॉलेजेबल इंसान थे, और दूसरी बात थी कि अपने से कोई पैसे भी नहीं मांग रहे, तो कोशिश करने में हर्ज क्या है। तो मैंने 3 महीने इसको सिंसियरली फॉलो किया, उन्होंने जो कहा, और मेरा वजन 8 किलो कम हो गया, पेट 2 इंच कम हो गया। मुझे डायबिटीज़ नहीं था। तब मुझे पता चला कि ये इंसान जो बात कर रहा है वो भारत जिस देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब मैंने इसके ऊपर और रिसर्च किया, उन्होंने जो भी बताया उसको वेरीफाई किया, और फिर ये कैंपेन शुरू हुआ। मेरी और डॉक्टर जिस्कार की कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि 2004 में वो एक्सपायर हो गए। मैंने उनका लेक्चर 2012 में यूट्यूब पर सुना। हम सोशल मीडिया को बहुत बुरी बात समझते हैं, लेकिन ये पूरा कैंपेन ये यूट्यूब की वजह से शुरू हुआ। कि एक लेक्चर उनके कोऑर्डिनेटर उस समय के राजू अकोलकर, जो अभी मेरे साथ भी काम करते हैं, उन्होंने ये लेक्चर अपलोड किया था यूट्यूब पर, जो सुनकर मैं प्रेरित हो गया और ये अभियान शुरू हो गया। इसलिए ये लेक्चर और ये अभियान उन्हीं की स्मृति को मैंने अर्पण किया है। 16 अगस्त से 7 सितंबर तक मैंने सोचा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमको मेडिकल कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक 22-23 दिन का ये जर्नी किया। मेरे कार में मैं लगभग 6000 किलोमीटर मैंने प्रवास किया। 5 साउथ इंडियन स्टेट्स, कर्नाटक से शुरू किया, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और फिर कर्नाटक में आकर फिर पूना में ख़त्म किया। तो इन 22 दिनों में मैंने 40 लेक्चर दिए। उसमें 35 लेक्चर मैंने मेडिकल कॉलेजेस में दिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। और मैं उनको ये कहता था कि मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते आपके ज़िंदगी में कॉमर्स अभी तक सेट नहीं हुआ है, तो साइंस सेट हो सकता है अभी। एक बार आप प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे तो हर पेशेंट आपके लिए इनकम का ज़रिया हो जाता है। तो देन एक बार कॉमर्स सेट हो गया तो साइंस के लिए कोई जगह नहीं रहती। इसलिए मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में जाऊँ। फिर बाद में किसने कहा कि सर इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कम्युनिटी को हमने अप्रोच किया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, लॉन्गेस्ट डायबिटीज़ अवेयरनेस कैंपेन बाय एन इंडिविजुअल। अभी हो सकता है जनवरी फरवरी में मैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल पार्ट ऐसे भी कोई जर्नी करने वाला हूँ।
अभी इस लाइफस्टाइल को समझने के लिए हमको इंसुलिन के बारे में समझना ज़रूरी है। और इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है, संप्रेरक है, जो हमारे शरीर में, पेट में लेफ्ट साइड को एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जिसको बोलते हैं पैंक्रियास, उसमें से बनता है। और जो लोग डायबिटीज वाले उनको मालूम है कि इंसुलिन का इंजेक्शन कुछ लोगों को लेना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया। अगर आप गूगल पर जाएंगे और हाइपर इंसुलिनेमिया ये शब्द डालेंगे तो आपको हज़ारों रिसर्च पेपर मिलेंगे, हज़ारों। और एक चीज़ उसमें कॉमन होगी, वो ये होगी कि इंसुलिन बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ये नुकसान करने वाली चीज़ है। क्या होगा? वज़न बढ़ेगा, फैट डिपोजिशन बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा और आपको डायबिटीज़ होगा। तो इसमें सभी डॉक्टर्स इसके ऊपर एग्री करते हैं, मानते हैं कि इंसुलिन लेवल बढ़ना शरीर के लिए हानिकारक है, ये सब लोग जानते हैं। इस लाइफस्टाइल के पीछे जो सिद्धांत है वो ये है कि जब आपकी इंसुलिन लेवल बढ़ती है तो आप मोटे हो जाते हो, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। ये इसके पीछे सिद्धांत है। अब अगर इंसुलिन इसके पीछे है तो वो निर्माण कैसे होता है ये हम समझ लेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके शरीर में पेट के लेफ्ट साइड को एक ग्रंथि है, पैंक्रियास, जिसमें से इंसुलिन बनता है। अब इंसुलिन निर्माण होने के 2 तरीके हैं हमारे शरीर के अंदर। एक को हम बोलते हैं बेसलाइन सिक्रीशन। इसका मतलब है कि 24 घंटे आपके पैंक्रियास में से थोड़ा इंसुलिन सिक्रेट होता है, 24 आवर्स नॉन स्टॉप। और ये मात्रा होती है लगभग 18 से 32 यूनिट तक, ये रेंज है, 18 से 32 यूनिट 24 घंटे में पैदा होता है। अब इसकी विशेषता ये है कि इसको चालू करना बंद करना आपके हाथ में नहीं है, ये इनवॉलंटरी इन नेचर है, इसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, ये आते रहेगा, ये जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। इंसुलिन निर्माण होने का दूसरा तरीका ये है कि जब भी कुछ खाओगे इंसुलिन बनेगा, जब भी कुछ खाओगे इंसुलिन बनेगा। अब अपेक्षा ये है, एक्सपेक्टेशन ये है कि जितना इंसुलिन आपको दिन में लगता है उसका 50% बेसलाइन से आना चाहिए, 50% आपने खाना खाने से बनाना चाहिए। यानी 18 से 32 यूनिट बेसलाइन है, इसे 18 से 32 यूनिट खाना खाने से बनाना चाहिए। अब जो इंसुलिन खाना खाने से बनता है, इसकी 3 विशेषता है। पहली विशेषता यह है कि जब भी कुछ खाओगे एक विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन बनाओगे, और ये विशिष्ट मात्रा हर एक की अलग अलग है। मैं 4 लोगों को बुलाया और हर एक को एक 100 ग्राम का एप्पल खाने को दिया, तो कोई व्यक्ति 5 यूनिट बनाएगा, कोई 10 बनाएगा, कोई 15 बनाएगा, कोई 12 बनाएगा, हर एक का अलग अलग है। ये पहली विशेषता होगी कि आप एक विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन बनाओगे। दूसरी विशेषता यह है कि जो व्यक्ति एक एप्पल खाने से 5 यूनिट इंसुलिन बनाता है, उसको अगर मैंने 2 एप्पल या 3 एप्पल दिए तो भी वो लगभग 5 ही यूनिट इंसुलिन बनाएगा। मतलब एक एप्पल को 5, 2 को 10, 3 को 15, ऐसे नहीं होगा। तो कम खाओ ज़्यादा खाओ, इंसुलिन लगभग उतना ही बनेगा। तीसरी विशेषता यह है कि इंसुलिन निर्मित ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। तो पहला पीक आता है 10 मिनट के बाद, दूसरा आता है 55 मिनट के बाद, और फिर धीरे धीरे 3-3.5 घंटे में बेसलाइन को चला जाता है। तो जब बीटा सेल्स पैंक्रियास जहाँ से इंसुलिन बनता है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं इंसुलिन बनाने के बाद, तो कुछ समय लगता है उनको फिर से इंसुलिन बनाने के लिए, वो लगभग 55 मिनट का है। इसका संबंध लाइफस्टाइल के साथ आएगा बाद में। मैंने क्या क्या बताया आपको? इंसुलिन सिक्रीशन बताया कि पैंक्रियास से होता है, 2 टाइप से होता है। बेसलाइन सिक्रीशन 18 से 32 यूनिट, विशेषता आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आपने 18 से 32 यूनिट खाना खाने से बनाना चाहिए, उसकी 3 विशेषता बताई। जब भी खाओगे एक विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन बनाओगे, कम खाओ ज़्यादा खाओ उतना ही बनाओगे। एक बार बनाने के बाद 55 मिनट फिर से नहीं बनाओगे। यहाँ तक सब लोग मेरे साथ आ गए इंसुलिन सिक्रीशन के बारे में। अब ये इंसुलिन का कार्य क्या है ये समझ लेंगे। देखिए, खाना खाने के बाद बनता है। शरीर में कोई भी चीज़ बिना वजह के नहीं होती है। अब ये खाना खाने के बाद इंसुलिन आने का कारण ये है कि जब भी आप खाना खाते हो, आप
अगर आपने कोई टिफ़िन लाया तो 4-5 आइटम होते हैं। अगर शादी में खा रहे हो आप, बफे में खा रहे हो, तो 20-25 आइटम होते हैं। कभी आप थोड़ा खाते हो, कभी ज़्यादा खाते हो, लेकिन आप कुछ भी खाओ, कितना भी खाओ, अल्टीमेटली आप 3 ही आइटम खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, अलग अलग मात्रा में। अगर गेहूँ खाया तो उसमें 70% कार्बोहाइड्रेट होगा, 10% प्रोटीन होगा। तो कोई भी चीज़ खाओ, अल्टीमेटली आप क्या खाते हो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो खाना खाने के बाद ये इनका डाइजेशन यानी पाचन होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स खून में आते हैं, क्योंकि आपने चपाती खाई तो आपके खून में चपाती के टुकड़े नहीं आते, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कन्वर्शन होता है ग्लूकोज में, फैट्स का कन्वर्शन होता है फैटी एसिड में, और प्रोटीन्स का कन्वर्शन होता है अमाइनो एसिड। तो कुछ भी खाओ और कितना भी खाओ, अल्टीमेटली आपके खून में ये 3 एंड प्रोडक्ट होते हैं। और इंसुलिन का काम ये है कि इन एंड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, ये इंसुलिन का कार्य है। इंसुलिन एक कॉन्जर्विंग हार्मोन है, इंसुलिन एनर्जी स्टोर करने वाला हार्मोन है, इंसुलिन शरीर में प्रोटीन की निर्मित के लिए काम करने वाला हार्मोन है। मतलब निर्मित की प्रक्रिया जो है उसके लिए जिम्मेदार इंसुलिन है, तो इसलिए उसको एनाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं। तो इंसुलिन का कार्य खाना खाने के बाद शुरू होता है, क्योंकि पाचन के बाद उसका काम है, इसलिए खाना खाने के बाद बनता है। अब आपका शरीर जो है वो करोड़ों सेल से बना हुआ है। सेल का मतलब है सबसे छोटी जो यूनिट आपके शरीर का है वो है सेल। और हर सेल को काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और पूरे सेल्स की अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट हम इकट्ठा करेंगे तो वो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो हम कहते हैं कि आमतौर पर हमको 2000 कैलोरीज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऑन एन एवरेज। आपका वजन ज़्यादा है या फिर आप फिजिकल लेबर करते हो, ज़्यादा मेहनत का काम करते हो, आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज बोलेंगे 2000 कैलोरीज आपको एनर्जी लगती है। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? तो जैसे आप आपकी गाड़ी चलाते हो तो वो सीएनजी पे चलती है या पेट्रोल पे चलती है या डीजल पे चलती है, तो कुछ फ्यूल जलाना पड़ता है, कोई फ्यूल जलाना पड़ता है। तो हमारा शरीर 2 फ्यूल उसके पास है, 2 फ्यूल लेजिटिमेट फ्यूल। एक है ग्लूकोज, आपने 1 ग्राम ग्लूकोज जलाया तो आपको 4 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। दूसरा फ्यूल है फैटी एसिड, अगर आपने 1 ग्राम फैटी एसिड जलाया तो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। मतलब आपके समझ में क्या आई बात कि अगर आपने ग्लूकोज की तुलना में फैटी एसिड जलाया, चर्बी जलाई, अगर चर्बी जलाई तो आपको 2.25 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगर आप सेल हो तो क्या जलाना पसंद करोगे, ग्लूकोज या फैटी एसिड? फैटी एसिड जलाना पसंद करोगे। वैसे ही शरीर के हर सेल को फैटी एसिड जलाने में मज़ा आता है। इसको एक्सेप्शन है ब्रेन सेल्स। मस्तिष्क की जो सेल्स हैं उनको फैटी एसिड अच्छा नहीं लगता, उनको ग्लूकोज अच्छा लगता है। इसलिए हमारे शरीर में या ब्लड में हम जितना ग्लूकोज है उसका 70-80% ब्रेन सेल्स उसको यूज़ करते हैं। अब आपको लगेगा कि आपने खाना खाया, अब आपके खून में ग्लूकोज है, फैटी एसिड है। अब ये 2 फ्यूल की विशेषता देखो कि प्रेफरेंस पहले ग्लूकोज को है, क्योंकि ग्लूकोज का ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, फैट का कितना भी स्टॉक कर सकते हैं। इसलिए पहला क्या है, ग्लूकोज को ख़त्म करो, बाद में फैटी एसिड। इस प्रकार से ईंधन का या फ्यूल का इस्तेमाल होता है। तो आपको लगेगा हमने खाना खाया, अभी हमारे खून में ग्लूकोज आया, फैटी एसिड आया। अब क्या होना चाहिए, ग्लूकोज, क्योंकि खून तो पूरे शरीर में जाएगा, हर सेल के पास जाएगा, तो खून में जो ग्लूकोज है वो सेल में जाना चाहिए और सेल ने उसको यूज़ करना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर सेल के ऊपर एक ताला लगा हुआ है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके खून में चाहे कितना भी ग्लूकोज हो, लेकिन जब तक ये सेल के ऊपर का ताला नहीं खुलेगा तब तक ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकता। तो इंसुलिन का पहला कार्य समझ लीजिए, इंसुलिन वो चाबी है, वो जो ताले को खोलने वाली है, वो चाबी है जो ताले को खोलेगी। तो खाना खाने के बाद इंसुलिन आ गया, आपके खून में ग्लूकोज है, अभी इंसुलिन ने क्या किया, ये ताले खोले सब, तो ग्लूकोज सेल में चला गया, सेल ने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन आपने जो खाना खाया, हम लोग क्या खाना खाते हैं, चाहे नॉर्थ इंडियन खाना हो, साउथ इंडियन खाना हो, हम कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। हमारे खाने में प्रोटीन और फैट बहुत कम है, हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते ज़्यादा।
4 चपाती खाएंगे और थोड़ी सब्जी खाएंगे, या इतना बड़ा राइस खाएंगे और थोड़ा सा कुछ उसके ऊपर सब्जी लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट हम इतना खाते हैं, मीठा खाते हैं, फल खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जब पाचन होता है तो जैसे कि हमारे खून में ग्लूकोज की बाढ़ आती है, फ्लड आती है। अब सेल्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, सेल ने ग्लूकोज सेल के अंदर चली गई, उन्होंने यूज़ किया, लेकिन फिर भी मोर और ग्लूकोज आपके खून में है। उस ग्लूकोज का क्या करेंगे? तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्शन इंसुलिन की वजह से ग्लाइकोजन नाम के पदार्थ में होता है और वो आपके लीवर में स्टोर किया जाता है, लीवर और मसल्स में। अब ये ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इकट्ठा आकर ग्लाइकोजन बनता है। और अब लीवर में स्टोर करना है, मसल्स में स्टोर करना है, तो उसको लिमिट है, वो 5 किलो 10 किलो स्टोर नहीं कर सकते। तो एडल्ट व्यक्ति में, प्रौढ़ व्यक्ति में लीवर में 100 ग्राम और मसल में 400 ग्राम जमा कर सकते हैं। अब ये ग्लाइकोजन का मकसद क्या है? ये मसल में क्यों है? तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कि कोई भी हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है, या आप रास्ते में जा रहे हैं, पीछे एक कुत्ता आ गया, अब क्या करते हो आप? 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप उसको पत्थर मारोगे या फिर भाग जाओगे। इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। हमारा रिस्पांस किसी भी संकट आता है तो उसको रिस्पांस क्या है हमारा? फाइट और फ्लाइट। लेकिन दोनों के लिए मसल चाहिए। भागना है तो भी आपके पैर के मसल अच्छे होना चाहिए, किसी को मारना है, फाइटिंग करना है तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए उनको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है मसल्स को। इसलिए ये ग्लाइकोजन का स्टोर बाइसेप्स में थोड़ा, ट्राइसेप्स में थोड़ा, हर मसल में थोड़ा थोड़ा ग्लाइकोजन रखा गया है, क्योंकि आइन वक्त पर जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके आपको कैलोरीज मिलेगी। क्योंकि 1 ग्राम ग्लूकोज को 4 कैलोरी, तो 400 ग्राम ग्लाइकोजन को 1600 कैलोरी आपको मिलेगी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये मसल ग्लाइकोजन का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो उसी मसल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप बच्चों को पॉकेट मनी देते हो तो बच्चा पॉकेट मनी वापस नहीं देता कभी, वो बच्चा यूज़ करेगा। उस तरह से मसल में जो ग्लाइकोजन है वो उसी मसल पे यूज़ होगा, बाकी दूसरी जगह पे यूज़ नहीं हो सकता। अब लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो 100 ग्राम है। वो जैसे कि पेरेंट्स का इनकम है, वो पूरे शरीर में कहीं भी उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसका मकसद क्या है कि समझो 9 बजे आपके खाने का टाइम है, लेकिन खाना ही नहीं मिला, 10 बज गए, 11, 12, 1, 2, 5 बज गए, खाना नहीं मिला। आप खाना नहीं खा रहे, लेकिन आपका ब्रेन काम कर रहा है, किडनीज काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, उनको सबको एनर्जी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपका शरीर क्या करेगा? 100 ग्राम ग्लाइकोजन बाहर कर निकालेगा, उसको ब्रेक डाउन करके आपको 400 कैलोरी एनर्जी देगा। तो नेचर ने ये प्रोविजन की है कि आपको अगर आप खाना नहीं मिलेगा तो भी मुश्किल ना पड़े। तो इंसुलिन के 2 कार्य आपके समझ में आ गए। एक कार्य मैंने कहा, इंसुलिन रिसेप्टर के लॉक खोलो, ग्लूकोज को सेल में पहुंचाओ। दूसरा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में करो और उसको स्टोर करो लीवर में, मसल्स में। अब तीसरा कार्य ध्यान से सुनो। ये 2 कार्य होने के बाद और भी ग्लूकोज अगर खून में है, जो आमतौर पर होता ही है क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं सर, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्शन इंसुलिन की वजह से फैटी एसिड में होता है और वो फैट के रूप में स्टोर किया जाता है। अब बहुत लोगों के दिमाग की बत्ती जल गई होगी, वो सोचते हैं कि मैं घी नहीं खाता, बटर नहीं खाता, फिर मैं मोटा कैसे हो गया? तो मोटा होने के लिए घी खाने की, ऑयल खाने की ज़रूरत नहीं है। वो काम आप रोटी और दाल और चावल खा के भी कर सकते हैं, क्योंकि उस गेहूं में, जवार में, बाजरा में जो ग्लूकोज है उसका कन्वर्शन फैट में किया। किसने किया? इंसुलिन ने किया। ये स्टोरी का विलन कौन है? इंसुलिन। तो सब लोग मेरे साथ जो प्रिंसिपल का पहला हिस्सा था कि इंसुलिन मेक्स यू ओबेस, इंसुलिन से फैट डिपोजिशन होता है, इंसुलिन से आप मोटे हो जाते हैं, यहाँ तक सब लोग मेरे साथ आ गए। अभी दूसरा और तीसरा जो पार्ट है वो क्या है? इंसुलिन से होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बाद में, और बाद में टाइप 2 डायबिटीज। अब ये कैसे होता है? इसके लिए आपको थोड़ा हमारे इतिहास में जाना पड़ेगा कि जब इंसान दुनिया में आया तो हम लोग HL की सोसाइटी में नहीं रहते थे, हम लोग जंगलों में रहते थे। ये बाकी के जानवर रहते वैसे हम रहते थे। और कितने साल हम जंगल में रहे? 6 लाख साल। 6 लाख साल काफ़ी लंबा पीरियड है। पिछले 10-12 हज़ार साल हम जंगल से बाहर रहे। अब 10-12 हज़ार साल किधर और 6 लाख साल किधर? तो हमारे ऊपर संस्कार कौन से है? जंगली जानवर के।
इसलिए अगर घर में झगड़ा हुआ, बीवी ने हस्बैंड को बोला तू जंगली है, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, सचमुच ही तुम जंगली हो। 10-12 हज़ार साल जंगल से बाहर हो, इसमें से 5-6 हज़ार साल तुमको खेती करना आता, यानी ये चावल रोटी ये सब 6,000 साल की बात है, और तुम्हारा लाइफ 6 लाख साल का है, तुम्हारे संस्कार जंगली जानवर के हैं। तब क्या खाते थे? फिर जंगल में रहते थे, क्या खाते थे? जैसे बाकी के जानवर करते हैं, दूसरे जानवर को मारो और खाओ, दूसरा कुछ हमको आता नहीं था। अब जानवर को मार के खाना है तो उसके पीछे भागना पड़ेगा कि जानवर तो सुबह 8:30 बजे नहीं आएगा, बॉस तुम्हारा ब्रेकफास्ट टाइम, मुझे खाओ। नेचर इतना काइंड हार्टेड नहीं है, बहुत क्रूएल है, तो भागना पड़ेगा। सिर्फ भागना नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा स्पीड से भागना पड़ेगा, और इतना करके उसको मारा भी तुमने तो नसीब तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, पीछे से एक आधा शेर आ जाएगा तो छोड़ के भागना पड़ेगा। अगर ऐसे आपकी डे टू डे खाने की हालत है तो क्या आपकी ज़िंदगी में बेड टी, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, सपर, हाई टी, डेजर्ट ऐसे हो सकता है क्या? लग्जरी इम्पॉसिबल। खाना ही मिलना मुश्किल था, आज मिला तो अगला 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, या कभी मिलता भी नहीं था, लोग मरते थे, भूखे मरते थे लोग, ये हालत थी। इसलिए हमारा फिजियोलॉजिकल साइकिल क्या था? फीस्टिंग एंड फास्टिंग। जब खाना मिलेगा पेट भर के खा लो, आपकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज की है, 5000 कैलोरीज का खा लो, एक्स्ट्रा कैलोरीज का कन्वर्शन फैट पे करो, और जब खाने को नहीं मिलेगा 10 दिन तो उसको जलाओ। ये हमारा लाइफ स्टाइल था। इसलिए जंगल में रहने वाले किसी भी इंसान को कभी पेट नहीं आया, उसकी बेली कभी बड़ी नहीं, क्योंकि वो जल जाता था। ये साइकिल था, फीस्टिंग और फास्टिंग। इसलिए अब अगर आप देखोगे कि जितने लोग आज भूखे रहने से दुनिया में मरते हैं, इससे 100 गुना ज़्यादा लोग ज़्यादा खाने से या गलत खाने से मरते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स और हमारे शरीर भूखे रहने के लिए बने हैं, ज़्यादा खाने के लिए नहीं बने। दे आर डिज़ाइन फॉर स्टारवेशन, नॉट फॉर ओवर ईटिंग। तो हमारी सेल का एक्सपेक्टेशन क्या है? सेल के लिए इंसुलिन एक गेस्ट है, क्योंकि वो 8-10 दिन के बाद आता था। तो खाना खाए तो इंसुलिन आया, खाना ही नहीं मिलेगा 4 दिन, तो इंसुलिन 4 दिन के बाद आएगा, 10 दिन के बाद आएगा। तो इंसुलिन एक मेहमान जैसा था सेल के लिए। अब मेहमान के बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? कोई मेहमान आपके पास आया तो आप HL उसको दिखाओगे, सब कैसे बनते हैं, सुखोई मीट वगैरह क्या क्या आपके पास है, सब नासिक में सब उसको दिखा के सब टेम्पल दिखाओगे। और गेस्ट ने क्या बोला है? मैं 3 दिन के लिए आऊँगा। आप खुश होते हो भाई, चलो अच्छा, लेकिन वो रहता है 3 महीने, तो क्या होगा? अभी आया 3 दिन के लिए, रहेगा 3 महीने, उस टाइम तो कुछ नहीं कर सकते। संस्कृति कहती है हमारी, मेहमान तो भगवान का रूप है, इसलिए उसे कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगली बार जब फ़ोन करेगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप बोलोगे भैया मत आ, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। ये आपका गेस्ट के लिए रेजिस्टेंस है, बराबर है। गेस्ट ने गेस्ट जैसा रहना चाहिए। तो सेल्स को लगता है कि भैया ये इंसुलिन जो है ये गेस्ट है, इसको जाना चाहिए। अब ये जाता ही नहीं। अभी देखो कोई एक इंसान, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे शायद, खाते ही रहते दिन में। अब खाने का मतलब समझ लो, सुबह उठने के बाद चाय में आधी चम्मच शक्कर डाल के पिया तो भी वो खाना ही है। मंदिर में प्रसाद लिया आधा पेड़ा, वो भी खाना है। सब्जी खरीदने गए, अब थोड़ा टुकड़ा खाने को मांगा, वो भी खाना ही है। अब इस प्रकार से कोई व्यक्ति दिन में 15 बार खाना खाता है, कम ज़्यादा जो भी है, लेकिन इंसुलिन तो पूरा आता है उसका, तो वो 15 बार इंसुलिन डालेगा। अगर 5 यूनिट इंसुलिन डालता है तो दिन में 75 यूनिट इंसुलिन डालेगा। अब वो इंसुलिन नीचे जाता ही नहीं है, हाई लेवल पे रहता है। तो जैसे आप मेहमान से परेशान हो गए, वैसे सेल्स इंसुलिन से परेशान हो जाते हैं। तो उनको ये आदत नहीं है, उनको चाहिए कि खाना खाने के बाद आना चाहिए, काम होने के बाद 0 पे जाना चाहिए। वो जाता ही नहीं। फिर वो क्या करते हैं? इंतज़ार करते हैं कि एकादशी कब आएगी, आषाढ़ी कार्तिकी कब आएगी। वो सेल बेचारे इंतज़ार करते बैठते हैं। लेकिन उस दिन क्या करता है बंदा? उस दिन क्या खाने का है, पिछले 15 दिन से प्लानिंग करता है। मैंने देखा है लोग कैलेंडर के ऊपर लिखते हैं कि पोटैटो का ये कब खाने का है, ये कब, लिस्ट बना के रखते हैं, कोई मिस नहीं होना चाहिए। तो सेल बोलते हैं ये तो सुधरने वाला नहीं है शायद,
हमको ही सुधरना पड़ेगा, हमको बचना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आपको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, वो सामने से आए, तो आप क्या करते हो, आपका मुंह फेर के दूसरी डायरेक्शन में निकल जाते हो। वैसे सेल्स अपना मुंह फेरना चालू कर देते हैं, यानी अपना शेप बदलते हैं। अब शेप बदलने से क्या होता है, वो इंसुलिन रिसेप्टर का शेप भी बदलता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा तो जैसे आपके घर में कोई ताला है, इसके ऊपर मैंने हथौड़ा मारा 10 बार, अब क्या होता है, अब चाबी उसको बैठेगी नहीं, तो ताला खराब हो गया। अब क्या होगा, ये आदमी कुछ खाएगा तो इंसुलिन जो है चाबी वो खोलने की कोशिश करेगी वो रिसेप्टर को। अब क्या, ताला खराब है, इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा, तो ग्लूकोज सेल में नहीं जा सकता। ग्लूकोज तो खून में बहुत है लेकिन सेल में नहीं जा सकता। तो सेल क्या करेंगे, कंप्लेंट ब्रेन को, माए बाप खाना नहीं मिल रहा। तो ब्रेन देखता है ब्लड स्ट्रीम में हाल इतना बड़ा, इतना ग्लूकोज है, इनको क्यों नहीं मिल रहा है। तो शायद मेरे चाबी जो है, कीज जो है, वो या तो कम है या इनइफेक्टिव है, काम नहीं कर रही। अब दोनों सिचुएशन में ब्रेन बोलता है ठीक है 5 यूनिट से काम नहीं हो रहा, अभी 10 यूनिट कर देते। तो जो व्यक्ति 5 यूनिट इंसुलिन बनाता था अभी हर वक्त 10-10 यूनिट इंसुलिन बनाएगा। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो काम 5 यूनिट में होता था उसके लिए अभी 10 यूनिट लगेगा, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ज़्यादा इंसुलिन से 2-4 महीने काम चलेगा, फिर और लॉक खराब होंगे, फिर ब्रेन 10 का 15, 15 का 20, 20 का 25, 25 का 30, ऐसे करते करते एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि खून में बहुत सारा इंसुलिन है, बहुत सारा ग्लूकोज है, लेकिन अभी ताले इतने बिगड़ गए, रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा, वो सेल खून के अंदर ट्रैप हो जाता है और पेशाब में से पास होना चालू हो जाता है। और चूंकि खून में इतना सारा ग्लूकोज है, शरीर हमारा ऊर्जा के लिए दूसरा जो फ्यूल है, लेजिटिमेट फ्यूल, वो है फैटी एसिड, उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेफरेंस क्या है, ग्लूकोज फर्स्ट। और इतना ग्लूकोज है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, फैटी एसिड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करता है शरीर, उसके पास कोई इलाज नहीं है अभी, इसलिए वो तीसरे फ्यूल की तरफ जाता है, उसका नाम है प्रोटीन्स, यानी अमाइनो एसिड्स। मैंने कहा कि लेजिटिमेट फ्यूल दो है, ग्लूकोज और फैटी एसिड। लेकिन अब अगर घर में आपके सब पैसे खत्म हो गए और आपने लोन निकाला है, तो क्या करते हो फिर, आप घर गिरवी रखते हो या गहने गिरवी रखते हो। ये कोई राजी खुशी ऐसे नहीं करता है, कोई इलाज नहीं तो करता। उसी प्रकार शरीर को जब ग्लूकोज नहीं, फैटी एसिड नहीं, तो वो जाता है अमाइनो एसिड की तरफ। और अमाइनो एसिड होता है प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स होते हैं मसल्स में, तो आपके मसल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। बॉडी मसल्स से प्रोटीन निकाल के एनर्जी लेना शुरू करता है, फिर आपका वजन कम होता है, मसल लॉस होता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर सुबह खाली पेट आपकी शुगर 300, खाना खाने के बाद 400, ऐसा कोई रिपोर्ट आता है, और हम आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का लेबल लगाते हैं। तो आपको समझ में क्या आया, वजन बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ एक ही हाईवे के ऊपर के माइलस्टोन्स है। और इसके पीछे कारण क्या है, इंसुलिन की लेवल बढ़ना, ये इसके पीछे कारण है। अब यहाँ तक अगर आप लोग को समझा कि ये इंसुलिन लेवल बढ़ने का प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए। भाई फेल हो गया एग्जाम में, क्यों, पढ़ाई नहीं की, सोल्यूशन क्या है, पढ़ाई करो। अब इंसुलिन लेवल बढ़ने से प्रॉब्लम हो गया, तो सोल्यूशन क्या है, इंसुलिन लेवल कम करो। दूसरा क्या है उसका। अब आप तो जानते हो कि इंसुलिन निर्मित कैसे होती है, सिक्रीशन कैसे होता है। आपको मालूम है कि बेसलाइन और खाना खाने से बनता है, तो बेसलाइन को कुछ कर सकते हैं क्या आप, आपके हाथ में नहीं है, इनवॉलंटरी, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो खाना खाने के जो इंसुलिन बनता है, इसके ऊपर कुछ कर सकते हो क्या, वो आपके हाथ में है, बराबर, उसके ऊपर कंट्रोल आपका है। तो कल से क्या करेंगे, कम खाएंगे या कम बार खाएंगे, कम बार खाएंगे, क्योंकि कम खाने ज़्यादा खाने से इंसुलिन उतना ही आने वाला है। तो कम खाना ये सॉल्यूशन नहीं है, कम बार खाना ये सॉल्यूशन है। अब बहुत लोग आर्गुमेंट करते हैं, बहुत डॉक्टर्स अभी भी झगड़ते हैं, तो नहीं वो ज़्यादा खाएंगे तो इंसुलिन ज़्यादा आता है। तो उनको भी यही चाहिए कि इंसुलिन कम करना है, लेकिन उनका तरीका क्या है, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा खाओ और कभी भी डायबिटीज़ से मुक्त मत हो। कोई है एग्जाम्पल जिसने हाथ ऊपर किया, डायबिटीज़ है, बार बार खाते हैं, हर 4 घंटे के बाद खाते हैं, डॉक्टर ने बोला खाओ, किसी का मेडिसिन बंद हो गया, किसी का मेडिसिन कम हुआ, नहीं हुआ, मैं कर दूंगा, क्योंकि बार बार खाने से किसी का फायदा नहीं होने वाला है।
तो उनको लगता है बार बार थोड़ा थोड़ा खाने से इंसुलिन कम होता है, इसलिए फ़ायदा होगा। लेकिन उनके किताब में लिखा है, विलियम्स टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, जो अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट ने पढ़ना चाहिए। विलियम ने एक्सपेरिमेंट किया, 20% कैलोरीज ब्रेकफास्ट में दी, 40% लंच में, 40% डिनर में दी। विलियम लिखता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि इंसुलिन सिक्रीशन वाज मोर और लेस द सेम, मतलब कैलोरी डबल करने के बाद भी इंसुलिन उतना ही हुआ। ये कौन बोलता है? डॉक्टर विलियम, डॉक्टर दीक्षित नहीं बोल रहे, डॉक्टर विलियम बोल रहे, जो इनको पढ़ाता है सबको डायबिटोलॉजिस्ट, लेकिन नहीं मानते। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या किया, 18 वॉलंटियर्स को बोला कि भैया आप क्या करो, 3 दिन लैब में जाओ और आपके इंसुलिन लेवल टेस्ट करो, खाली पेट जाना उधर, और 0, 10 और 60 मिनट्स को इंसुलिन लेवल टेस्ट करना, शुगर नहीं, इंसुलिन। उनको बोला कि पहले दिन आप X क्वांटिटी फूड खाओ, दूसरे दिन 2X, तीसरे दिन 3X। मतलब पहले दिन 1 इडली चटनी खाई तो दूसरे दिन 2 इडली खाओ, डबल चटनी खाओ, तीसरे दिन 3 इडली खाओ, ट्रिपल चटनी खाओ। अब क्या होना चाहिए था कि 0 मिनट्स, जब फास्टिंग लेवल पे तो इंसुलिन सेम होना चाहिए तीनों दिन का, लेकिन दूसरे दिन और तीसरे दिन 10 मिनट और 60 मिनट का क्या होना चाहिए था, डबल और ट्रिपल होना चाहिए था, अगर वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। नतीजा क्या निकला? देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ फूड कंज्यूम्ड एंड इंसुलिन सिक्रेटेड। मतलब हम जो बोल रहे हैं कि कम खाओ ज़्यादा खाओ इंसुलिन उतना ही बनता है, ये प्रूव हो गया एक्सपेरिमेंट से। ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी में। अब फिर भी अगर मेरे साथ कोई विवाद करना चाहता है, डिबेट करना चाहता है कि हम मेरा ओपिनियन ये है, तो हम ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं करते। साइंस में हम एविडेंस को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैंने 18 लोगों का स्टडी किया तो आप 19 का करो और मुझे एविडेंस दे दो, मैं उसका रिस्पेक्ट करूँगा, लेकिन ओपिनियन के ऊपर मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो ईटिंग फ्रीक्वेंसी कम करना ये महत्वपूर्ण है। यहाँ तक सब लोग अगर आ गए तो ये लाइफस्टाइल समझना बहुत आसान है। क्या सलाह दी हमने? पहला बोला कि जो कड़ी भूख के 2 समय आइडेंटिफाई करो, 2 बार खाना खाओ, ये पहली सलाह। अब ये कब भूख लगेगी हर एक का अलग अलग है। मैं 1 बजे खाता हूँ, 9 बजे खाता हूँ, हो सकता है हमारे संजय मोरे जी 11 बजे खाते होंगे, रात को 8 बजे खाते होंगे, हर एक का अलग अलग है। नई नई शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ के ऊपर गुस्सा करता है, तू मुझे प्यार ही नहीं करती, क्यों? तूने पहले खाना खा लिया मैं आने से। अरे तो प्यार बहुत करती है, लेकिन भूख का समय अलग है ना उसका। कहने का मतलब ये है कि हर एक का अलग अलग टाइम, और कोई गैप होना चाहिए कि 8 घंटे 10 घंटे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका टाइम टेबल है, आपको जब भूख लगती है उस समय खाना खाओ, ये पहली सलाह। दूसरा, 55 मिनट में ख़त्म करो। ये नहीं कहा कि 55 मिनट खाओ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 8 दिन के बाद मुझे फोन, सर आपका डाइट प्लान कर रहे हैं, मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया। मैं क्या करते हो? मैं 55 मिनट खाता हूँ। पहले कितने मिनट में खाते थे? 25 मिनट में खाते थे। वो तो आधे घंटे क्या खाते हो? सब जो भी दिखता है खाता हूँ। मैंने ये कहा कि 55 में ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि इंसुलिन एक बार बनाना है, 55 के आगे गए तो और एक बार बनेगा, इसलिए 55 के अंदर ख़त्म करो। 2 खानों के बीच में ऐसा कुछ मत लो जिससे इंसुलिन बनेगा। क्या ले सकते बाद में आपको बताऊंगा। तीसरी बात, खाने में कार्बोहाइड्रेट कम करो, प्रोटीन बढ़ाओ। क्योंकि जो चपाती खाते हो, चावल खाते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो, तो वो खाते हो तो उसी जगह पे दाल बढ़ाओ, स्प्राउट्स बढ़ाओ, पनीर बढ़ाओ, चीज़ बढ़ाओ, सोयाबीन खाओ। तो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करो, प्रोटीन थोड़ा बढ़ाओ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बाजार से जाके वेज घी प्रोटीन खरीद के खाओ। आपको प्रोटीन ज़्यादा नहीं लगता है। कितना लगता है? 1 किलोग्राम वजन के लिए 0.83 ग्राम लगता है। आपका वजन 60 किलो है तो आपको 48-49 ग्राम प्रोटीन लगता है। वो आराम से आपको मिल जाता है, चपाती में से, चावल में से, दाल में से मिल जाएगा। तो किसी भी कंपनी के ऊपर हमको अवलंबन या डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, खाने से मिलना चाहिए। तो क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट कम करो, प्रोटीन बढ़ाओ, और इतना ही करो जितना ज़िंदगी भर आप कर सकते हो। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये कोई डाइट नहीं है 2 महीने का 3 महीने का, ये लाइफस्टाइल है, ये ज़िंदगी भर करना है। और सबसे अहम बात, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो भी मीठा जितना कम खाओगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और मीठे का मतलब है गुड़, शक्कर, शहद, शुगर सब्स्टिट्यूट्स। शुगर का शरीर को कोई फ़ायदा नहीं है। लोग बोलते हैं इट्स ए वाइट पॉइजन, एडिक्शन लगता है, शक्कर का एडिक्शन होता है।
तो बहुत लोग होते हैं 60-65 साल के होते हैं, बीवी बोलती है इनको अगर मीठा नहीं दिया खाने में तो वो गुड़ का एक टुकड़ा तो भी खाते हैं। ये सब एडिक्ट्स हैं। किसी को बोलो शक्कर मत खाओ, वो बोलता है गुड़ खाऊं क्या। अब गुड़ और शक्कर कहाँ से बनता है? गन्ने के जूस से बनता है, एक ही है मतलब। उसको बोले गुड़ मत खाओ तो बोलता ऑर्गेनिक खाऊं क्या। वो नहीं बोला तो शहद तो खाऊं क्या, वो नहीं तो कम से कम शुगर फ्री लूँ क्या। तो ये एडिक्ट लोग हैं सब, ये एडिक्शन होता है। तो डायबिटीज नहीं है फिर भी कम करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। शुगर इतना भी शुगर नहीं खा के भी आप 100 साल की ज़िंदगी जी सकते हो, शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है। और डायबिटीज़ है तो पूरा बंद करो, नॉन डायबिटीज को तो भी कम करो। ये डाइट का एडवाइस, 2 बार खाना खाओ, 55 मिनट के अंदर ख़त्म करो, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाओ, कार्बोहाइड्रेट कम करो, प्रोटीन बढ़ाओ और मीठा कम करो। इसके साथ एक एक्सरसाइज करने को बोला है, वो है कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज 45 मिनट्स एट ए स्ट्रेच। 4.5 किलोमीटर चल सकते हो या 12-15 किलोमीटर साइकिल चलाओ। सूर्य नमस्कार करना है आपको तो 45 करो घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी एक्सरसाइज करो। ये सिंपल लाइफस्टाइल है। अब ये लाइफस्टाइल 3 टाइप के लोगों के लिए नहीं है, उनको इसका फ़ायदा नहीं होगा। एक है बच्चे 18 साल से जिनकी कम एज है, इनको इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया बच्चों का हाल, बेटा कौन सा है बाप कौन सा है समझ में नहीं आता। इतने मोटे हो गए, 70 किलो 75 किलो, 8वीं में 9वीं में 10वीं में बच्चे हैं 78 kg। माँ बाप लाड प्यार से उनको टी शर्ट जीन की पैंट लाते हैं, वो टी शर्ट में बैठते नहीं, इधर उधर से बाहर आते हैं। तो पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर हमारा तो वजन कम कर दिया आपने, ये बच्चों का क्या करेंगे अभी। तो मैंने बहुत पेडियाट्रिशियन से बात की, मैंने कहा इनको क्या करना चाहिए, ये कब कितने बार खाना चाहिए। तो सबका एक एग्रीमेंट हुआ कि 4 बार खाए तो चलेगा, बार बार नहीं खाना चाहिए, 4 बार खाए तो चलेगा, लेकिन 2 बार नहीं खा सकते। इसलिए हमने ये बच्चों के लिए एक प्रोग्राम चालू किया। इसका शुरुआत भी संजय मोरे जी ने किया इधर नासिक में। काफ़ी स्कूल्स में हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, 8 से लेके 12 तक स्टैंडर्ड जो है। इनको हम 4 सलाह देते हैं। पहली सलाह एक कि 4 बार दिन में खा सकते हो। दूसरी सलाह मीठा कम करो। तीसरी सलाह कोल्ड ड्रिंक को कभी हाथ मत लगाओ। अभी अगर मैंने आप में से 4-5 लोगों को बुलाया और एक बाउल में 55 ग्राम शक्कर रखा और एक चम्मच दिया, बोल खाओ इसको, कितने लोग खाएंगे? कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा। लोग क्रेजी आइडिया है, ऐसा कौन खाए, पागल थोड़ी है खाने के लिए। मैंने लेकिन आपको 500 ml का कोल्ड ड्रिंक दिया तो सब लोग पिएंगे। 100 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक में 11 ग्राम शक्कर है और 500 ml कोल्ड ड्रिंक पीने को 10 मिनट भी नहीं लगते। तो वो इतना ही पागलपन है जितना 55 ग्राम शक्कर खाने का पागलपन है, उतना ही एक कोल्ड ड्रिंक 500 ml का पीना वही पागलपन है। तो बच्चों को बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक को भी हाथ मत लगाओ। और एक इम्पॉर्टेंट सलाह देते हैं कि भैया अभी मोबाइल पर फुटबॉल खेलना बंद करो और ग्राउंड पे जाके 1 घंटा पर खेलो। तो ये होगा बच्चों के बारे में। लेकिन वो 2 बार नहीं खा सकते। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जब तक के बच्चा 9 महीने का नहीं होता, इन्होंने ये लाइफस्टाइल नहीं करना है। और तीसरी कैटेगरी टाइप 1 डायबिटिक्स। अब डायबिटीज 2 टाइप का होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 का मतलब वो है कि बचपन में डायग्नोस होता है 12-14 साल में, जिनको शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं, इसलिए उनको ज़िंदगी भर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो इसलिए उनको इस लाइफस्टाइल का फ़ायदा नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज जिन्होंने हाथ ऊपर किया, इनको कब हुआ? 40-45 साल में हुआ, ये टाइप 2 डायबिटीज है। इनको जरूर फ़ायदा होगा, लेकिन अपने दिल से कुछ मत करो। एक प्रोटोकॉल है, फॉलो करो। इसलिए मैंने संजय मौर्य नंदन को इधर लाया, इसलिए लाया हूँ कि आपको मैं नंबर्स भी देने वाला हूँ कि आप प्रोटोकॉल फॉलो करो। क्योंकि मेरा सुनने के बाद अगर कल से आपने शुरू किया, आप मेडिसिन 3 बार लेते हो डायबिटिक का, और मेरा सुनकर 2 बार खाना चालू किया, तो तीसरी बार खाना नहीं खाया, मेडिसिन लिया, तो हाइपोग्लाइसेमिया होकर रास्ते में गिर जाओगे, कहीं मर जाओगे। तो ये रिस्की है। अगर आपने प्रोटोकॉल फॉलो किया तो डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, आपका मेडिसिन कम होने वाला है, बंद होने वाला है। लेकिन जल्दबाजी में कुछ मत करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, प्रोटोकॉल फॉलो करो। नासिक में तो हमारा सेंटर है, वो गाइडेंस आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये लाइफस्टाइल मैंने आपको बताई। अब जो मैं बोल रहा हूँ इसको कोई सपोर्ट है क्या? पूरे रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, कस्टम, सेंट्स, सभी का इसको सपोर्ट है।
आयुर्वेद ने कहा दो काल भुंजित, आयुर्वेद ने कहा 2 बार खाना खाओ। आयुर्वेद ने कहा जैसे अग्निहोत्र 2 बार जलाते हो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, वैसे जब जठराग्नि प्रज्वलित होगा 2 बार खाना खाओ। वेदों में लिखा है जो 2 बार खाना खाएगा उसको उपवास का पुण्य मिलेगा, और हम सब पुण्य के लिए करते हैं। तो पुण्य कमाने का इससे अच्छा तरीका क्या होगा? 2 बार खाना खाओ, डेली पुण्य कमाओ। जैनिज्म में कॉन्सेप्ट है व्यासना। व्यासना का मतलब है बे आसन, बे का मतलब है 2, आसन का मतलब है बैठो। 2 बार बैठो, 2 बार खाना खाओ। एक आसना भी है, 1 बार बैठो 1 बार खाओ, लेकिन वो साधुओं के लिए। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को क्या बोला? उन्होंने कहा कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो रात का खाना मत खाओ, 1 ही बार खाना खाओ, क्योंकि वो योगी थे। इस्लाम में ये रमज़ान का क्या होता है? हर धर्म बोलता है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो इसको कंट्रोल करो, खाना कंट्रोल करो। ये कंट्रोल किया तो बाकी सब कंट्रोल होगा। कोई 75 साल का आदमी डेथ बेड पे है, मरने वाला है, सब लोग जमा हो जाते हैं, रिश्तेदार क्या पूछते हैं उसको? मर्सिडीज में जाना है या BMW में जाना है, सैर करना है, ऐसा पूछते हैं क्या? ये नहीं पूछते। खीर खाना है, श्रीखंड खाना है, गुलाब जामुन खाना है, ये पूछते। इतना डीप रूटेड है खाने का अर्थ। तो इसलिए हर धर्म बोलता है कि खाने के ऊपर कंट्रोल करो। महाभारत में क्या लिखा है? 1 बार खाओगे स्वास्थ्य मिलेगा, 2 बार खाओगे शक्ति मिलेगी, 3 बार खाओगे बीमारी मिलेगी, 4 बार खाओगे तो डेफिनेटली मरोगे, लिखा है। मतलब इसका क्या ये मतलब है कि आज 4 बार खाया तो कल मरोगे? इसका ये मतलब नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपने स्मोकिंग की तो आप लंग कैंसर होगा, तो क्या कल होगा? नहीं, लेकिन आपका जर्नी शुरू हो गया लंग कैंसर की तरफ। उसी तरह से बार बार खाने वाले का मौत की तरफ का जर्नी शुरू हुआ, ऐसे महाभारत कहते हैं। पर संतों ने जो हमको सिखाया ये तो घर घर में गया। ये कहावत हर लैंग्वेज में है, मराठी में है, कन्नड़ में है, तेलुगु में है। संतों ने कहा 1 बार खाता है वो है योगी, 2 बार खाता है वो हमारे जैसा भोगी, अब 3 बार खाता है वो है, बोलो, 3 बार खाता है वो है रोगी। लेकिन आज ये लेक्चर के लिए आने तक बहुत सारे लोगों ने 8-10 बार खाया है। तो 3 बार खाने वाला रोगी तो 10 बार खाने वाला महारोगी होगा कि नहीं? यही तो हो रहा है। तो जो मैं बता रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। हमको मालूम है कि इतनी बार खाने के लिए हम नहीं हैं, इतनी बार खाना ठीक नहीं है हमारे लिए। लेकिन क्यों खाते हैं? क्योंकि हम हमारे जुबान के लाचार हो गए, स्लेव हो गए, गुलाम हो गए। हमको पता नहीं कि ये खाने का बाद में क्या होने वाला है। दुनिया में कोई भी ऐसा जानवर नहीं कि जिसका पेट भरने के बाद उसको खिलाने की कोशिश करो, कोई जानवर नहीं खाता है। गधा भी ऐसे गधापन नहीं करता। कौन खाएगा? इंसान खा सकता है। दोपहर में उसने मीठा खाया, गुलाब जामुन खाया, सब खाया और सो गया। अभी उसको क्या खट्टी डकारें आ रही है, एसिडिटी हो गई। लेकिन फ़ोन आया दोस्त का कि दारू की पार्टी है, वो मेडिसिन खा के जाएगा। है ना ऐसे लोग? ऐसे इंसान कर सकता है क्योंकि इंटेलिजेंट है, इसलिए इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस प्रकार से होता है। अब ये बातें पुरानी हो गई, कुछ नई बातें बताता हूँ। आप बोलोगे हमको वेदों और इसमें आयुर्वेद में इंटरेस्ट नहीं है, हमको नया कुछ बताओ। तो डॉक्टर मैटसन का स्टडी है। डॉक्टर मैटसन कौन है? मॉडर्न मेडिसिन का प्रोफेसर है और इंटरमिटेंट एनर्जी रेस्ट्रिक्शन जो कंसेप्ट है इसके पायनियर है, जिससे बाद में जेसन फंग का इंटरमिटेंट फास्टिंग आया। उन्होंने स्टडी किया मील फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग इन हेल्थ एंड डिसीज, मतलब कब खाओगे, कितनी बार खाओगे तो स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर होगा। काफ़ी रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश हुआ। कंक्लूजन क्या है? मैटसन बोलता है कि दुनिया में जो प्रचलित है आज, क्या प्रचलित है? 3 बार खाना और 1 बार नाश्ता करना। मैटसन बोलता है कि उत्क्रांति की दृष्टि से देखेंगे तो ये अननेचुरल है, अनैसर्गिक है। क्यों? क्योंकि तुम जंगली जानवर हो, तुम इतना खाने के लिए नहीं बने हो, इतनी बार खाने के लिए नहीं बने हो, इसलिए मैटसन बोलता है। 2016 में एक जापानी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला। किस चीज़ के लिए? उसने ऑटोफैजी नाम की संकल्पना का आविष्कार किया। क्या मतलब है ऑटोफैजी का? उसने कहा अगर फास्टिंग करोगे, उपवास करोगे तो अच्छे सेल्स कैंसर सेल को खाएंगे। तो मैं क्या आपको बता रहा हूँ, जो सिंपल लाइफस्टाइल है
सिर्फ हमारे रिलीजन्स, कल्चर, ट्रेडिशन, सेंट्स, इनका सपोर्ट नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन का भी सपोर्ट है। और अंदर ही अंदर आपको भी मालूम है कि इतनी बार खाना अच्छा नहीं है। लेकिन जब ये ज्ञान है, नॉलेज है, इसका कन्वर्जन विजडम में होगा, तब इसके ऊपर आप अमल करोगे तो आपका जर्नी स्वास्थ्य की तरफ का शुरू होगा। और मैं सोचूंगा कि आज का वो शुभ दिन हो कि आप इसको समझकर, इसको विजडम बना के फिर इसके ऊपर अमल शुरू करेंगे। अब ये सबको क्या, हम इसमें क्या खा सकते हैं, लाइफस्टाइल में क्या खा सकते हैं, तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक। अब कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए कि वो डायबिटिक है, बाकी लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए, लेकिन मेरा आपके ऊपर भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल है। और इंडियन मेंटालिटी क्या है, हम बीमारी के डायग्नोसिस को डरते हैं, हम बीमारी को नहीं डरते। कल मैंने आपको बोला शुगर टेस्ट करो, आज क्या करोगे? कम खाओगे, मीठा बिल्कुल नहीं। कुछ लोग तो 5 किलोमीटर चल के भी आएंगे। तो कल शुगर नॉर्मल, फिर 1 साल गुलाब जामुन खाने के लिए फ्री। तो इसलिए आपको 2 टेस्ट करना पड़ता है, एक है HbA1c, दूसरा है फास्टिंग इंसुलिन। HbA1c क्या है? 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज। हमने आपके पास कैम्प करवाया कल, शायद 270-75 लोगों ने किया। HbA1c 3 महीने का एवरेज है। ब्लड शुगर में आप हमको उल्लू बना सकते हो कि कल दिन भर नहीं खाया तो नॉर्मल आएगा, लेकिन HbA1c 3 महीने का एवरेज है। 15 दिन पहले जो लड्डू खाए वो भी उसमें दिखता है। तो 5.6 तक नॉर्मल है, 5.7 to 6.4 प्री डायबिटिक, 6.5 या उसके ऊपर गया तो डायबिटिक। दूसरा है फास्टिंग इंसुलिन, शुगर नहीं, इंसुलिन। अब इंसुलिन का जब आप फास्टिंग स्टेट में हो, खाली पेट हो, तो उसका कोई काम ही नहीं, तो वो मिनिमम होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कम से कम 10 के नीचे होना चाहिए। 10 के ऊपर गया तो उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। तो अगर इस प्रकार से, मतलब नॉन डायबिटिक कौन? जो डायबिटीज़ का मेडिसिन नहीं लेता, जिसका HbA1c 5.6 के नीचे है और इंसुलिन 10 के नीचे है, वो नॉन डायबिटिक। प्री डायबिटिक कौन? जो डायबिटीज़ का मेडिसिन नहीं लेता, जिसका HbA1c 5.7 to 6.4 है या इंसुलिन 10 के ऊपर है, वो प्री डायबिटिक। और डायबिटिक कौन? या तो मेडिसिन लेता है डायबिटीज़ का, या HbA1c 6.5 या उसके ऊपर है। अब इस डेफिनेशन से अगर आप नॉन डायबिटिक है तो क्या खा सकते हो? खाने की शुरुआत में आप नट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, या खाने वाले हैं तो स्वीट डिश खा सकते हो। स्वीट डिश हमेशा शुरुआत में खाओ, आखिर में मत खाओ। भारतीय खाने में स्वीट डिश हमेशा मेन कोर्स रहा है, कभी डेजर्ट नहीं रहा, मेन कोर्स रहा। तो शुरुआत में खाओ, रोज़ खाओ ऐसा नहीं, जब खाओगे तो शुरुआत में, क्योंकि नॉन डायबिटिक को खा सकते हो, तो शुरुआत में खाओ। उसके बाद में बाउल भर सैलड खाओ। बाउल का मतलब है एक ककड़ी, एक टोमेटो आपने काटा तो जितना बनता है मटेरियल उतना सैलड खाना चाहिए। उसके बाद में उतना ही बाउल भर के स्प्राउट खाओ, या नॉनवेज खाते हो तो 2 बॉइल्ड एग्स खा सकते हो। उसके बाद में जो भी खाने को मिलेगा खाओ, कम खाने की जरूरत नहीं, पेट भर के खाओ। ये रहा नॉन डायबिटिक। अगर अपनी डायबिटिक या डायबिटिक हो तो खाने की शुरुआत 4 बादाम, 4 अखरोट से करो, या आधी मुट्ठी मूंगफली या पीनट्स। उसके बाद में बाउल भर के सैलड खाओ, सब कुछ खा सकते हो, उसमें गाजर और बीट मत खाओ, उससे शुगर बढ़ता है। उसके बाद में बाउल भर के स्प्राउट या 2 बॉइल्ड एग्स, और उसके बाद में जो भी मिलेगा खाने को खा सकते हो, लेकिन मीठा पूरा बंद और फल पूरे बंद। यह रहा डायबिटीज और प्री डायबिटीज। 2 खानों के बीच में भूख लगेगी, आज 10 बार खाते हो, कल 2 बार खाओगे तो थोड़ा साइकोलॉजिकली एसिडिटी जैसा, हेडेक, वीकनेस, कुछ होगा। तो नॉन डायबिटिक में क्या ले सकते हो? पानी ले सकते हो, घर में बनी हुई पतली छाछ, 2 चम्मच दही ले लो, 200 ml बटर मिल्क की छाछ बना, प्लेन ग्रीन टी, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी चलेगी, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। 25% दूध वाली पतली चाय भी चलेगी, लेकिन किसी भी चीज़ में गुड़, शहद, शक्कर, शुगर सब्स्टिट्यूट नहीं डालना। और ये आइटम दिन में कितनी बार भी कितना भी लेना है तो ले सकते। दिन में 1 बार नारियल पानी पी सकते हैं, लेकिन उसकी मलाई मत खाओ। लोग एकदम डेस्परेट हैं, मैं 60 रुपये का नारियल लाया तो मलाई वेस्ट कैसे करना है?
तो आपको बताऊं कि आधा भारत 3 शब्दों से मोटा हुआ है। क्या है? हाउ टू वेस्ट। रात में खाना होता है, माँ बोलते हैं वो चपाती का डिब्बा दिखाओ, कितनी चपाती बची है? 2। तो तू कल खाने वाला है क्या इसको? बोलता नहीं खाऊंगा। तो सबको आधी आधी डिवाइड कर देते। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग आपके घर में जो डस्टबिन है उसकी फिक्र करते हो, लेकिन खुद को डस्टबिन बना दो। मैं ये नहीं कहा वेस्ट करो, बाउल में रखो, खाना खाने के समय खाओ। और दिन में एक बार टोमेटो खा सकते हो, एक टोमेटो। टोमेटो का है, टोमेटोज नहीं का, एक टोमेटो चलेगा। लेकिन देखिए पानी सबसे अच्छा है। ये क्यों बताया? क्योंकि इससे इंसुलिन नहीं बनता है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट में हमको दिखाता है। अगर आप प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो तो क्या चलेगा? पानी, पतली छाछ और ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी विदाउट एनी फ्लेवर। इसमें शक्कर, गुड़, शहद, शुगर सबको मत डालना। इतने ही पदार्थ अलाउड है। मतलब जो नॉन डायबिटिक के लिए और 3 पदार्थ है। 25% दूध वाली चाय, नारियल पानी दिन में 1 बार और टोमेटो दिन में 1 बार, ये इनको अलाउड नहीं है। ये दोनों में फर्क है। अब ये करने से आपको क्या फायदा होगा? लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है, तो मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं। भरोसा आपके अनुभव पर आप रखो। आपको एक्सपीरियंस क्या आता है उसके ऊपर भरोसा रखो। आपके 100 साल की जिंदगी में से मुझे 90 दिन दे दो, इसके 4 फायदे आपको होने वाले। एक है आपका वजन कम होगा। कितना? 6.8 kg 6 महीने में ऑन एन एवरेज। रेंज 3 किलो से 45 किलो। दूसरा आपका पेट कम होगा। कितना? 1.5 इंच। रेंज है 1 इंच से लेकर 4 इंच। तीसरा HbA1c कम होगा। हो सकता है कि आपका HbA1c नॉर्मल है, 5.4 है, नॉन डायबिटिक, लेकिन 3 महीने के बाद 5.1 हो जाएगा और अच्छा। और चौथा आपका इंसुलिन लेवल कम होगा। और फास्टिंग इंसुलिन जो है ये आपको बताता है कि जितना ज़्यादा उतना आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जितना कम उतना अच्छा। और ये 4 इफेक्ट अगर किसी भी लाइफस्टाइल से मिलते हैं तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये बोल नहीं सकता कि ये स्वास्थ्य के लिए खराब है। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आपको मैं बोलूँगा कि आप कल ये 4 मेजरमेंट करवाओ, 3 महीने इसको फॉलो करो, फिर इसको रिपीट करो। और अगर सचमुच ये हुआ कि 4 चीज़ें कम हो गई, तो आपके अनुभव के ऊपर विश्वास करो और इसको लाइफ और ये लोगों को बताओ। ये बोलो, डॉक्टर दीक्षित के ऊपर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अनुभव के ऊपर विश्वास करो। लेकिन एक्सपीरियंस आने के लिए एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। ये प्रवास क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस और कन्विक्शन। भरोसा कब आएगा? एक्सपीरियंस के बाद भरोसा। लेकिन एक्सपीरियंस के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए 90 डेज देना पड़ेगा। दो 2013 में अभियान शुरू हुआ। इस अभियान में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इस दुनिया में डायबिटीज का डायग्नोसिस सही वक्त पे नहीं होता, अंडर डायग्नोसिस। क्यों? तो ब्लड शुगर में करते हैं, पता नहीं चलता। आज हमारे देश में 12 करोड़ डायबिटिक है, उसमें 6 करोड़ लोगों को मालूम नहीं है डायबिटीज। अभी कल की हमने जो टेस्टिंग की उसमें ऐसे लोग होंगे 275 में से 20-25 जिनको मालूम ही नहीं है, HbA1c 10 बार निकल गए। अंडर डायग्नोसिस और ओवर ट्रीटेड है। ओवर ट्रीटेड मतलब अब जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया डायबिटीज है, उनको मेडिसिन कब चालू हुआ? डायग्नोसिस हुआ उसी दिन चालू हुआ या 3-4 महीने के बाद चालू हुआ? बहुत सारे लोगों को तो उसी दिन शुरू। और गाइडलाइन क्या बोलते हैं? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, इंडियन डायबिटीज गाइडलाइन क्या बोलते हैं? गाइडलाइन बोलते हैं पहले 3 महीने लाइफस्टाइल बोलो, लाइफस्टाइल का फायदा नहीं हुआ तो मेडिसिन दो, ऐसा बोलो। हमने एक स्टडी किया, 50% लोगों ने बताया जिस दिन मेडिसिन डायबिटीज डायग्नोस हुआ उसी दिन मेडिसिन चालू हुआ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्या लाइफस्टाइल बताते हैं? हर 4 घंटे के बाद खाओ और एक्सरसाइज करो। इस लाइफस्टाइल के ऊपर डायबिटोलॉजिस्ट को भरोसा नहीं है। इस लाइफस्टाइल के ऊपर पेशेंट का भरोसा नहीं है।
क्योंकि उसने देखा ही नहीं कि इसका डायबिटीज़ कम होते हुए मेडिसिन कम होते हैं। इसलिए डॉक्टर भी भरोसा नहीं करता, पेशेंट भी भरोसा नहीं करता, इसलिए लाइफस्टाइल बताने का कोई काम नहीं। तीसरी बात जो हमने सीखी कि ब्लड शुगर 200 है, 300 है, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। डायबिटीज़ में हमको डर किस बात है कि ज़्यादा ब्लड शुगर होने से किडनीज डैमेज हो जाएगी, आँखें डैमेज हो जाएगी, लीवर डैमेज होगा। तो ब्लड शुगर एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है इसका मतलब नहीं, क्योंकि ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि आपका शुगर 400 है 4 महीने के लिए तो किडनी डैमेज हो जाएगी, या आपका शुगर 200 है 1 साल के लिए आपका लीवर डैमेज होगा, ऐसा कोई स्टडी नहीं है। तो ब्लड शुगर से ज़्यादा एंड ऑर्गन डैमेज देख के हमको पता करना चाहिए कि इसको लाइफस्टाइल दे सकते हैं या नहीं दे सकते। HbA1c जिसका 7 के नीचे है उसको मेडिसिन ना देना बहुत अच्छी बात है। वो 3 महीने में ये लाइफस्टाइल फॉलो करेगा तो नॉन डायबिटिक हो जाएगा, तो कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। और एक बात, हाइपोग्लाइसेमिया ये एक अपॉर्चुनिटी है डायबिटीज़ का डोज मेडिसिन का कम करने की। आज क्या होता है, कोई व्यक्ति लंच में गिमीप्रेड नाम का मेडिसिन समझो 1 मिलीग्राम लेता है और उसको 4 बजे हाइपोग्लाइसेमिया होता है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब शुगर कम होती है, हाथ पैर में थरथर, आप हाथ पैर कांपना, पसीने छूटना, आंखों के सामने अंधेरा वगैरह होता है, चक्कर आना, तो उसको बुरा लगता है। तो डॉक्टर को फ़ोन करेगा, डॉक्टर बोलेगा हाँ तो हाइपोग्लाइसेमिया है, अभी मीठा खा। जरूरी है कि शुगर उसका ऊपर ना है। अगले दिन क्या है, पेशेंट की साइकोलॉजी देखो, आज 4 बजे हो गए, कल 3:30 बजे से पेशेंट इंतजार कर रहा है हाइपोग्लाइसेमिया का, कब होता है कब होता है, फिर 3:30 बजे नहीं होता है, फिर और 10 मिनट गए, 15 मिनट गए, वो पेशेंट कब तक रखेगा, 3:45 बजे तक पेशेंट रखता है, बाद में मीठा खा लेता है। वो एक्सपीरियंस ही नहीं चाहिए उसको, बराबर है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, ये नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, हर रोज खाएगा उस समय कुछ तो मीठा, और मीठा खाने 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाएगा तो HbA1c बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, डॉक्टर और एक मेडिसिन देगा, और मेडिसिन और हाइपो और हाइपो और मीठा और मीठा और मेडिसिन, ये विशेष साइकिल चलते रहता है, इसलिए उसका डोज कभी कम नहीं होगा। हमारे डॉक्टर क्या करते हैं डायबिटीज रिवर्सल सेंटर्स में, अगर आपको आज हाइपो हो गया तो बोलते कि मीठा खाओ, कल क्या करते हैं आपको गिमीप्रेड का डोज 1 मिलीग्राम से 0.5 करते हैं, तो आपको हाइपो नहीं होगा क्योंकि डोज कम हो गया मेडिसिन। 15-20 दिन के बाद फिर होगा जब शुगर कंट्रोल बढ़ेगा, उस समय बंद कर देंगे गिमीप्रेड। इसी तरह से लोगों का डायबिटीज रिवर्ट होता है, मेडिसिन कम होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर जो मैंने मेडिकल कॉलेज में कैसे है कि डायबिटीज इज इनक्यूरेबल, कभी ठीक न होने वाली बीमारी। एक दूसरा हमने देखा क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, यानी हमेशा बढ़ते जाएगा। अगर एक डॉक्टर होने के नाते मैं समझता हूँ कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगा, तो मेरा पेशेंट के लिए मेरे 2 काम हैं। एक काम ये है कि इसको कभी हाइपो ना हो, इसे शुगर कम ना हो, कम नहीं होगी, तो क्या बोलूँगा उसको बार बार खाओ तो शुगर कम नहीं होगी। और दूसरे मेरे काम क्या है, दूसरा मेरा काम कि इसकी शुगर ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया हो गया तो इसकी किडनी डैमेज हो जाएगी। तो मैंने क्या करना है, इसको 24 घंटे मेडिसिन के असर में रखना है। तो मल्टीपल डोसेज, मल्टीपल मेडिसिन, लैंटस इंसुलिन 24 घंटे, एक्सटेंडेड रिलीज, स्लो रिलीज, ऐसे मेडिसिन मुझे लेना है। तो किसी ने ठीक कहा है कि नजरिया बदलो नज़ारे बदलेंगे, कश्ती का रुख बदलो किनारे बदलेंगे। मेरा एटीट्यूड अगर ऐसा है कि डायबिटीज रिवर्सिबल है, तो मैं क्या करूँगा, बार बार खाने को नहीं बोलूँगा, 2 बार खाने को बोलूँगा। उसको मैं ऐसा मेडिसिन दूंगा जो सिंगल मॉलिक्यूल मेडिसिन, कि मेटफॉर्मिन तो मेटफॉर्मिन, ग्लिमीप्रेड तो ग्लिमीप्रेड, ऐसे नहीं करूँगा ग्लिमिसेव एम, मतलब इसमें ग्लिमीप्रेड भी है, मेटफॉर्मिन भी है, पाइरिडाजोल भी है, तो कम कैसे करूँगा, अलग अलग मेडिसिन दूंगा कम, क्योंकि मुझे कम करना है। तो ये अप्रोच का प्रॉब्लम है, और जब ये डायबिटीज समझ जाएंगे कि ये अप्रोच इस तरह से होना चाहिए तो काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। और एक सीखा हमने, लोग बोलते वेट लॉस करो HbA1c कम हो जाएगा। हमारे कुछ पेशेंट है कि इनका वजन कम करने के लिए है ही नहीं वजन कुछ, इनका एक्चुअली वजन बढ़ता है, क्योंकि डायबिटीज़ में वजन कम होने के 2 कारण हैं, एक अनकंट्रोल डायबिटीज़, दूसरा मेटफॉर्मिन जैसी दवा। अब जब डायबिटीज़ कंट्रोल बढ़ता है तो कुछ लोगों का वजन बढ़ता था। ये वैभव कोटकपल्ली की स्टोरी है। जुलाई 2021 में 107 किलो वजन था, HbA1c कितना था 15.6, नॉर्मल 5.6 होता है, इसका ट्रिपल था ऑलमोस्ट। एवरेज ब्लड शुगर 383,
लेकिन वो मेरे पास आया, उसने ये लाइफस्टाइल की, 7 महीने में नॉन डायबिटिक हो गया, 5.4 एच 25 किलो वेट लॉस, एक भी मेडिसिन नहीं लिया, एक भी पैसा खर्च नहीं किया। आज भी वैभव डायबिटीज़ के लिए कोई मेडिसिन नहीं, उसका 25 किलो कम हो गया, उसका ज़्यादा था। ये दूसरी मैडम है प्रीति वेदांत, उनका 13.8 से 7 हो गया, वजन 5 किलो कम हो गया, उनके पास ज़्यादा वजन नहीं था। तो वजन कम होना जरूरी है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए, अगर आप गूगल पे जाओगे डॉक्टर दीक्षित रिसर्च पेपर आपको सब मिलेंगे पब्लिक डोमेन में। अब इसमें से जो रेड इंक में जितने भी नाम हैं, ये सब एमडी मेडिसिन डॉक्टर्स हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं महाराष्ट्र के, अलग अलग सिटीज़ के, जो इस रिसर्च में हमारे साथ हैं। इस स्टडी में क्या मिला हमको? 240 दिन का फॉलोअप स्टडी है। एक ग्रुप को 2 बार खाने की सलाह दी, दूसरे ग्रुप को मल्टीपल टाइम खाने की सलाह दी। तो जो 2 बार खा रहे थे उनका एच 0.8 ग्राम% से कम हो गया, मेडिसिन कम हो गया, डोज कम हो गया। ये पेपर पब्लिश हुए। हम डायबिटीज चैलेंज भी करते हैं, मतलब 3 महीने का ये सांगली में हमने किया था। तो 45 लोगों में से 3 लोगों का मेडिसिन हम बंद कर सके 3 महीने में, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। अभी पुणे में डॉक्टर संजय गुप्ते के साथ और बेलगांव में डॉक्टर शोभना पत्ते जो गायनेकोलॉजिस्ट है, उसके साथ हम PCOS, क्योंकि इंसुलिन जब बढ़ता है तो लेडीज़ में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होता है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होना, इनफर्टिलिटी, ये सब प्रॉब्लम है। उसके बारे में स्टडी हम लोग कर रहे हैं, कि दोनों स्टडी अभी शुरू हो गई। ये भी हम देख रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल का माइक्रोबायोटा है, कि इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जिसके ऊपर क्या असर है, वो भी स्टडी है। कैंपेन में क्या सक्सेस मिला हमें? 2013 से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग 41 कंट्रीज में पहुंचे हैं, हमारे मिलियंस फॉलोअर्स हैं। मोदी जी ने मुझे दिसंबर 2019 में बुलाया था दिल्ली में। अब एक प्रोफेसर डॉक्टर को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाना, ये भी एक अचीवमेंट है। हमारे वेबसाइट के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज है, जैसे मैंने वैभव की दिखाई। हम पिछले 7 साल से हर रोज एक सक्सेस स्टोरी व्हाट्सएप ग्रुप पे पब्लिश करते हैं, कम से कम एक, तो हजारों स्टोरीज हैं। डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल है, जिसमें 250 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और 61,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आपको विनती करूँगा कि जब घर जाओगे तो आपके मोबाइल के ऊपर डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल देखो। ये हिंदी में वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे 7-8 मिनट के, इंग्लिश सबटाइटल के साथ, तो सभी को सब लोग समझ सकते हैं। तो कम से कम इतनी समस्या हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो कि ये लेक्चर होने के बाद वो वीडियो जो भी आपको अच्छा लगेगा, ये चैनल का लिंक आपके रिश्तेदारों को शेयर करो, आपके फैमिली ग्रुप में डाल दो कि डॉक्टर दीक्षित ने ऐसे ऐसे कहा, उनको देखने दो, उन्हें अच्छा लगा, लॉजिक समझा तो वो करेंगे। हम 14 डायबिटीज रिवर्सल सेंटर चलाते हैं, 20 काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं। HbA1c फास्टिंग इंसुलिन टेस्टिंग करना बहुत कॉस्टली काम है। इसमें 1300 से 1400 रुपये लगते हैं, लेकिन कैंपेन के लिए बहुत सारे लैब कंसेशन रेट में करते हैं, 600 रुपये में दोनों टेस्ट करते हैं। क्योंकि हमने उनको बताया कि आपसे हमको आज भी कुछ नहीं चाहिए, कल भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए, जो देना है पेशेंट को दो। तो 1300 का रेट 600 है, और पूरे भारत में ऐसे है। इन्फोसिस फाउंडेशन ने रिसेंटली हमको CSR के अंदर मदद की है, उसमें नागपुर और पुणे में 2 सेंटर हम चलाते हैं। CTR कंपनी ने नासिक में किया। मुझे पता नहीं आपका भी कोई CSR है तो वो भी हम कुछ एक सेंटर हम शुरू कर सकते हैं। इन सेंटर्स में हम लोग 3 साल में कम से कम 1000 लोगों का डायबिटिक रिमिशन करना चाहते हैं, यानी कि विदाउट मेडिसिन HbA1c से 6.5 के नीचे लाना चाहते हैं। दुनिया में ये डायबिटिक रिमिशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बाकी लोग बोल रहे 200-300 की बात कर रहे हैं, हम लोग 1000 की बात कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि 2025 तक जब ये प्रोजेक्ट खत्म होंगे, हमारे पास काफ़ी अच्छा डेटा होगा, बेसिस एविडेंस होगा, तो हम इसको पब्लिश कर सकेंगे। और ये लाइफस्टाइल इंटरनेशनल गाइडलाइंस और ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ में इसका समावेश होगा, इसका मुझे यकीन है, और उस तरह हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब मैंने आपको बोला 2019 में, दिसंबर 2019 में मोदी जी ने बुलाया था, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पूरे कर्मचारियों के लिए मैंने लेक्चर दिए। उसमें उनके ड्राइवर से लेकर उनके चीफ साइंटिफिक एडवाइजर तक सब लोग। फिर मैंने SPG और उनके फैमिलीज के लिए लेक्चर दिए। उसके बाद में मैंने पार्लियामेंट में एक लेक्चर MPs के लिए दिया, उसके लगभग 250 MPs उसमें दर्जन थे, और बाद में मोदी जी से मुलाकात था। ये दिसंबर 2019 की बात है। उसके बाद में 5-6 महीने के बाद दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ आई,
जर्नलिस्ट ने मोदी जी को पूछा कि आपका डाइट प्लान क्या है, तो न्यूज़ का हेडिंग है पीएम मोदी का डाइट प्लान, दिन में 2 बार भोजन, हर बार 55 मिनट में पूरा करते थे खाना। तो शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑल्सो फॉलोज द सेम लाइफस्टाइल। इस अभियान में काफ़ी किताब हमने लिखे हैं, जो किताब मैंने आपके लिए लाए हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो, किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, तो अभियान को मदद होगी। जितना मैंने लेक्चर में बताया उतना आपको लाइफस्टाइल करने के लिए, उसका फायदा होने के लिए काफ़ी है। लेकिन ज़्यादा पढ़ना है आपको, सक्सेस स्टोरीज पढ़ना है, तो ये किताब आप खरीद के पढ़ सकते हो, लोगों को भी गिफ्ट दे सकते हो। आपको अभियान में ज्वाइन होना है तो क्या कर सकते हो, इस स्लाइड का फोटो निकाल लो। इसमें लंदन का भी नंबर है और हिमाचल का भी नंबर है। मतलब ये आप साइड आपके रिश्तेदार को यूपी में है, कोई बिहार में है, कोई राजस्थान में, उनको भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया है, आपको क्या करना है, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है कि मैं मेरा नाम ये है और मुझे डाइट टेस्ट है। फिर वो आपको बोलेंगे कि ये टेस्ट करवाओ और व्हाट्सअप के ऊपर भेजिए और फिर आपको गाइड करेंगे। आप नासिक में हो तो प्रॉब्लम है, डायरेक्टली आप सेंटर को भी जा सकते हैं, उसका भी एड्रेस आपको देने वाला है। इसका फोटो आपने ले लिया। नासिक का जो सेंटर है वो है गजानन एनेक्स नाम की बिल्डिंग है, इसका 5th फ्लोर है, मैग्नम हॉस्पिटल के बाजू में है, पाटिल लेन नंबर 1 कॉलेज रोड नासिक। यहाँ पर ये सेंटर हर रोज सोमवार से लेकर शनिवार तक चलता है, 4:30 से लेकर 8:30 तक। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि आना चाहिए तो आप जरूर आइए, और हमारे लोग नंदन है, ये सब लोग आपको मदद करेंगे। ठीक है, जो कल का अपना डायग्नोस्टिक कैंप हुआ था, 275 लोगों ने टेस्टिंग करवाया, उसमें से 161 लोगों के रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि इसमें से 43 लोग डायबिटिक हैं, 42 लोग प्री डायबिटिक, यानी 161 जो रिपोर्ट आए उसमें से 50% लोग या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक। अभी 275 की रिपोर्ट आएंगी तो ट्रेंड ऐसे ही रहने वाला है कि इतने लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो जितने जल्दी आप लाइफस्टाइल करोगे, जो प्री डायबिटिक लोग हैं 42, ये तो 3 महीने में नॉन डायबिटिक है, जो डायबिटिक है उनको 2-3 महीने ज़्यादा लगेंगे। तो लेकिन जरूर आइए, क्योंकि ये जल्दी डायग्नोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाद में एकदम 10, 12, 15 होने के बाद मेडिसिन देना पड़ेगा, लेकिन अभी आप विदाउट मेडिसिन रिवर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे सेंटर का एड्रेस है, वहाँ पे जैसे नंदन, डॉक्टर अनुष्का, संजय सब लोग रहते हैं, तो आप उनका फ़ायदा जरूर लीजिए। इस काम के लिए आप मदद भी कर सकते हैं। आप लोग सब टैक्स भरते हो, ATT का बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको मिलेगी। ये सब रिसर्च पेपर्स हैं जिसके आधार से मैंने ये सब व्याख्यान दिया है, और भी 3-4 रिसर्च पेपर पाइपलाइन में, वो भी पब्लिश होंगे। एक न्यूज़ पब्लिश होगी, एक सर्वे हुआ, 260 डायबिटोलॉजिस्ट को सवाल पूछा गया कि क्या डायबिटीज रिवर्सिबल है। 71% लोगों ने, डायबिटोलॉजिस्ट ने बोला हाँ रिवर्सिबल है। जितने लोगों ने हाथ ऊपर किए हमको डायबिटीज है, क्या आपके डॉक्टर ने आपको बोला कि डायबिटीज रिवर्सिबल है? नहीं बोला, लेकिन सर्वे में बोला। फिर उनको पूछा गया कि आपके जो जितने पेशेंट्स हैं उसमें से कितने पेशेंट रिवर्ट कर सकते हैं? उन्होंने कहा 40% कर सकते हैं। तो नेचुरली किसका सवाल उनको पूछा कि अगर 40% लोग कर सकते हैं तो आप पेशेंट को बोलते क्यों नहीं? तो उन्होंने 3 कारण दिए। पहला कारण दिया कि 86% हमारे जो पेशेंट हैं वो कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना चाहते। दूसरा कारण 43% लोगों को घर में कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं। और 29% डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे पास डाइटिशियन, फिजिकल इंस्ट्रक्टर ऐसे कुछ नहीं है, इसलिए हम स्ट्रक्चर्ड डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम नहीं चला सकते। लेकिन सही कारण क्या है? ये सब होने के बावजूद अगर आपने लोगों को बार बार खाने की सलाह दी तो आपको तो उनको डायबिटीज और स्पॉइल करने वाले हैं, जो आज तक किया है। बार बार खाने से डायबिटीज वाले को फायदा होता नहीं,
ये प्रूव करने के लिए कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हर डायबिटीज का पेशेंट और हर डायबिटोलॉजिस्ट के रिकॉर्ड्स उसके लिए काफ़ी है। तो कोई डायबिटीज का मेडिसिन कम नहीं हुआ। डायबिटोलॉजिस्ट ने आगे बोलना चाहिए कि मेरे पास 10,000 पेशेंट है, इसमें से 2,000 का मेडिसिन बंद किया। हर कोई बोलने वाला नहीं। मैं पब्लिकल एक्सपर्ट हूँ, मैं कोई डायबिटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं हज़ारों सक्सेसफुली बोलता हूँ। तो मेरे तरफ किससे देखना चाहिए? डायबिटोलॉजिस्ट भी देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप रिसर्च करके ये बोलो कि डॉक्टर दीक्षित गलत है, अनसाइंटिफिक है, इससे लोगों को नुकसान होता है, ऐसा बोलो। अगर आप साइंस बोल रहे हैं तो मैं इसको बंद करूँगा या कैंपेन को, क्योंकि मेरा पेट पानी का कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, ये मेरा पैशन है। ये मुझे लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जिससे लोगों को फायदा है, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस कैंपेन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे। पुणे में ऐसा था कि कोई अगर पेशेंट डॉक्टर के पास गया, बोला मुझे 2 बार खाना खाना है, दीक्षित डाइट करना है, तो उसकी फाइल उसके मुंह पे डॉक्टर फेंकते थे, मेरे पास मत आना, उनके पास जाओ। आज वही डॉक्टर मेडिसिन 2 बार एडजस्ट करके देता है, क्योंकि 80% पेशेंट कौन दबाएगा। तो ये कहता हूँ कि साइंस का मतलब क्या है? कीप योर आईज ओपन, ईयर्स ओपन, देखो क्या होता है। अगर आप नहीं कर सकते, कोई कर रहा है, उसको स्कूटी करो, उसको देखो क्या करें। क्योंकि मैं डायबिटीज के पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं करने वाला, मैं कैंपेन चलाऊंगा, लेकिन पेशेंट तो उन्हीं के पास जाने वाला है। जब तक वो लोग नहीं समझेंगे, तब तक इसका फायदा लोगों की तरफ नहीं जाएगा। आपसे मेरी उम्मीद क्या है? जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मेरे ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, आपके अनुभव के ऊपर विश्वास है। अगर आपको लगता है कोई लॉजिक है, साइंस है, तो करके देखो, और फायदा हुआ तो इसको लाइफस्टाइल बनाओ, लोगों को बताओ, कैंपेन ज्वाइन करो। ये आपको इतना क्यों बोल रहा हूँ? इतना अगर आज मुझे आपने बोला कि मुझे आपको और जगह पे जाके लेक्चर देना है, तो मैं रात में 3 बजे भी लेक्चर देने को तैयार हूँ। क्यों? तो मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ है जिसका लोगों को फायदा है। क्यों बोलता हूँ? इस देश में 12 करोड़ डायबिटीज है, 6 करोड़ लोगों को मालूम नहीं डायबिटीज है। जितने लोगों के पैर काटने पड़ते हैं, उसमें से 50% डायबिटीज के मरीज होते हैं। जिनकी आंखें जाती है, दृष्टि जाती है, वो 50% डायबिटिक रेटिनोपैथी से जाती है। अगर आप मेटफॉर्मिन जैसा भी मेडिसिन सुबह शाम खाओगे तो आपको 300 रुपये महीने को लगेंगे, और 70% हाउस होल्ड हमारे ऐसे जिनका इनकम 5,000 का नहीं मिलेगी। सोच के देखो, कोई मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें एक 50 साल 55 साल का आदमी है, हेड ऑफ द फैमिली, डायबिटीज से उसका पैर काटना पड़ता है, और वो 20 साल घर में बिस्तर पे लेटा हुआ रहता है। क्या होगा घर का? वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा फैमिली। ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज ट्रीट करना तो यूएस और यूके को भी पॉसिबल नहीं है, इतना कॉस्टली है। हम लोग तो हमारे डायबिटीज का ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। तो ये सब डार्क सिचुएशन में कोई व्यक्ति आपको एक लाइफस्टाइल ऐसी बता रहा है जो फ्री है, जिसको डॉक्टर नहीं चाहिए, एक्सपर्ट नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए, पाउडर नहीं चाहिए, और आप खुशी से जिंदगी में इसको फॉलो कर सकते हैं। और इस लाइफस्टाइल से सिर्फ वजन कम नहीं होगा, लेकिन डायबिटीज प्रिवेंट होगा, रिवर्ट होगा। तो मुझे लगता है कि इस देश के जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसका ट्रायल लेके देखें। ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर भरोसा करें, इसको करके देखेंगे, और इसका फायदा अगर होता है तो ये लोगों को बताएंगे, इसकी हम लाइफस्टाइल बनाएंगे। क्योंकि मेरे नज़र में दुनिया में जो मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़ का जो एपिडेमिक आया था, इसको अगर सुलझाना है तो इससे ज़्यादा अच्छा, सस्टेनेबल और किफ़ायती कोई दूसरा तरीका मेरे सामने है। आप सभी को स्वास्थ्यपूर्ण और मधुमेह मुक्त जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको कोई किसी को सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और आज आपके सब अधिकारी तो यहाँ है ही, लेकिन हमारे बीच में आज पद्मश्री अवार्ड वो भी मौजूद है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज
उन्होंने भी ये सब बातें सुनी है। जिसको सवाल पूछना है वो आइए सामने बैठिए, वो एकदम नमस्ते सर। नमस्ते। सर सवाल ये था कि आपने बोला कि फ्रूट्स जो है फ्रूट्स नहीं ये करना चाहिए, जैसे मैंने कहाँ पढ़ा था कि फ्रूट्स में नेचुरल शुगर रहता है तो उसके मतलब जो इफेक्ट रहता है उसका बैड इफेक्ट रहता है एज कम्पेयर टू द शुगर वगैरह तो उससे कम रहता है, तो ये क्या है? बराबर। तो अभी कैसा है कि फ्रूट्स में फ्रुक्टोज नाम की शुगर होती है, तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का मिक्सचर होता है और दोनों में फ़र्क ये है कि हमारे सेल्स जो है वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करने के लिए इवॉल्व हुए। जितना भी ग्लूकोज खून में आता है उतना 95-96% सेल में डायरेक्टली आता है, सेल उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रुक्टोज का वैसा नहीं है, फ्रुक्टोज सेल उसको यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो क्या होता है फिर पूरे फ्रुक्टोज जितना जाएगा उसमें से 95% लीवर में जाएगा डायरेक्टली, सेल उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो लीवर को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज में या ट्राइग्लिसराइड, यानी लीवर को डबल काम करना पड़ता है। इसलिए फल ज़्यादा खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और फिर टाइप 2 डायबिटीज होता है। इसलिए फल खाने को हमने मना किया है, क्योंकि फ्रुक्टोज मेटाबॉलाइज करने का हर एक लिमिट है कि प्रौढ़ व्यक्ति अगर नॉन डायबिटिक है तो 35 ग्राम फ्रुक्टोज का मेटाबॉलाइज कर सकता है डेली, यानी 1 या 2 फ्रूट। 2 किलो फल खाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए डायबिटिक वालों को बोलते हैं कि फल मत खाओ। जब आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे तो 1 या 2 फल खा सकते हैं। सर ग्रीन टी पीना बोला है आपने, तो वो फ्लेवर्ड ग्रीन टी आते हैं वो पी सकते हैं या प्लेन ग्रीन टी पीना? प्लेन ग्रीन टी चाहिए, फ्लेवर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल वो लेमन फ्लेवर क्या क्या आता है तो उससे इंसुलिन बनता है, इसलिए प्लेन ग्रीन टी चाहिए। मैम सर मुझे सवाल ऐसा पूछना है कि कैंसर रिकॉर्ड पेशेंट है, कैंसर रिकॉर्ड पेशेंट ऑपरेटेड पेशेंट है और उसको प्लान दिया है डाइट प्लान और वेट ज़्यादा है तो उसको वेट कम करने के लिए प्लान फॉलो कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर कैंसर की ट्रीटमेंट खत्म हो गई तो क्या होता है, कभी कभी मेडिसिन 3 बार हो गए 4 बार हो गए, अगर उनको मेडिसिन नहीं है तो वो नॉर्मली हो गए, वो कर सकते हैं, फायदा ही होगा उसका। 2 मेडिसिन चालू है अपना हाँ ना, ठीक है, 2 बार मेडिसिन तो प्रॉब्लम नहीं, 2 बार खाने में उसको एडजस्ट कर सकते उसका इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा बैड इफेक्ट नहीं होगा? नहीं बैड क्योंकि 4 महीने दिया है अच्छा ही फायदा होगा, अच्छा ही इसका फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं, कर सकते। थैंक यू। सर मेरा एक डाउट था हाँ। कि हम जनरली बोलते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज जो होता है इट इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन, लेकिन जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उस वक्त इंसुलिन दिया जाता है या मेडिसिन देते हैं जिससे इंसुलिन जनरेट होता है, तो ये कैसे काम करता है? बराबर, वेरी गुड। तो क्या होता है कि इसमें स्टेजेस क्या होता है पहले कि आपका HbA1c है और इंसुलिन है। HbA1c का मतलब है शुगर लेवल, तो इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल कंट्रोल करता है। तो शुरुआत में जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका क्या HbA1c 5.6 के नीचे, इंसुलिन 10 के नीचे नॉर्मल से। अब बाद में क्या होता है, धीरे धीरे HbA1c को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन बढ़ना पड़ता है, तो 10, 12, 14 हो जाता है, इसको तो प्री डायबिटीज। लेकिन HbA1c नॉर्मल है, लेकिन इंसुलिन ज़्यादा लगता है उसी काम में। उसके बाद में ये स्टेज आती है कि इंसुलिन ज़्यादा होने के बावजूद शुगर कंट्रोल पूरा नहीं होता, तो HbA1c बढ़ता है, तो वो डायबिटिक स्टेज में आ जाता है। चौथा स्टेज ऐसा हो जाता है कि जब क्रॉनिक डायबिटीज हो जाता है, मतलब ऐसा क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा आता ही है तो बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाता है। तो HbA1c 10, 12, 14 है, लेकिन इंसुलिन 2, 3 है, इसको बोलते हैं बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है और वो भी हमको बढ़ाना पड़ता है, पहले 20 यूनिट, बाद में 30 यूनिट, वो बढ़ाना पड़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है। मी नॉन डायबिटिक आहे सर, हां. परंतु मला डाएट प्लॅन फॉलो करणं गरजेचं आहे का? ICMRचा जो डेटा आहे तो असं सांगतो की 11.5% लोकांना डायबिटीज आहे, 15% लोक प्री डायबिटिक आहे, 28% लोक लठ्ठ आहेत, 35% लोक हायपरटेन्सिव्ह आहेत। आपण इतके आजारी लोक आहेत, हे 100पैकी अल्टरनेट माणूस आजारी आहे। तर या लाईफस्टाईलचा फायदा काय आहे की तुम्हाला डायबिटीज प्रिव्हेंशन करायचं आहे, सगळ्यांना नॉन डायबिटीज असल्यावर तुम्हाला प्रिव्हेंट करायचं आहे, त्यामुळे सगळ्यांनी करायला पाहिजे लाईफस्टाईल।
प्री डायबेटिकचे पॅरामीटर्स कसे असतात? हां प्री डायबेटिकचे पॅरामीटर्स काय आहे? प्री डायबेटिक पॅरामीटर HbA1c सांगितलं 5.6 जास्त किंवा इन्शुलिन 10 जास्त. आणि फास्टिंग आणि पीपी फास्टिंग BP फास्टिंग तर 101 ते 125 आणि पोस्टल 141 ते 199 त्याला प्री डायबेटिक. थँक्यू. हाँ माइक सर मुझे टाइप 2 डायबिटिक है और मुझे सर भूख बहुत जोर से लगती है. मतलब शाम को जैसे दोपहर को खाना खाए तो लेकिन 6 बजे 7 बजे तो जोर से भूख लगती है. मेडिसिन कितने बार? मेडिसिन सर सुबह मैं गोली लेती हूँ और रात को इंसुलिन लेती हूँ. तो जब मुझे भूख लगती है तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और मेडिसिन ले रहे हैं उन्होंने हमारे सेंटर को आना चाहिए. तो हमारे एमडी मेडिसिन डॉक्टर आपका मेडिसिन का डोज एडजस्ट करेंगे क्योंकि इंसुलिन मेक्स यू हंग्री. इंसुलिन से भूख लगती है. हो सकता है कि आप 2 बार खाओगे तो आपका इंसुलिन ये जो डोज है कम करना है तो आपको वो भूख नहीं लगेगी. तो ये सभी डायबिटिक लोगों को बोल रहा हूँ कि आप सेंटर में आके प्रॉपर एडवाइस करें. गर्म पानी पीने के लिए हाँ गर्म पानी पीने के लिए बोला है तो किसने बोला? मैंने कभी नहीं बोला. मैंने नहीं बोला मैं भी अब ठंडा पानी पी रहा मतलब था. उसमें आया था नहीं अब कोई लोग बोलते हैं गर्म पानी पियो आपको अच्छा लगता है पियो. कैसे पानी एकदम ठंडा मत पियो. जब फ्रिज में रख के पानी पीते तो अच्छा नहीं क्योंकि फिर शरीर को क्या करना पड़ेगा उसको बॉडी टेम्परेचर को लाना पड़ेगा. ये प्रॉब्लम है बाकी कुछ नहीं. सर जो आपने बताया सर ये आपका डाइट प्लान डायबिटीज के लिए है. सपोज किसी को सर बीपी हो ब्लड प्रेशर हो तो उसके लिए भी ये डाइट प्लान हेल्प करेगा क्या सर? एक गलतफहमी आपके दिल से निकालो. मैंने कहा ये लाइफस्टाइल वेट लॉस एंड डायबिटीज रिवर्सल 2 बातों के लिए नहीं. अब ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम क्या है? 1 किलो वजन बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर 2 मिलीमीटर बढ़ेगा. तो जिसका ब्लड प्रेशर वजन बढ़ने से हुआ उसने 10 किलो वजन कम किया तो उसका बीपी का मेडिसिन बंद हो जाएगा. होगा ही. लेकिन अगर उसका ब्लड प्रेशर किडनी डिसीज की वजह से है तो उसका फायदा है. तो ये लाइफस्टाइल से वजन कम होगा. वजन कम होने से दूसरे फायदे होंगे. इंसुलिन कम होगा तो लेडीज़ का पीसीओडी कम हो जाएगा. थायराइड का मेडिसिन कम हो जाएगा. ये भी काफ़ी फायदे हैं. लेकिन हमने काम ज़्यादा वेट लॉस और डायबिटीज को किया. लेकिन बीपी की मेडिसिन बंद हो जाता है वजन कम होगा. ये भी पक्की बात. सर डायबिटीज में कुछ हेरिडिटी का भी रोल है. हेरिडिटी हाँ हेरिडिटी. तो अभी जिनको हो चुका है उनका तो ठीक है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम किस टाइप का लाइफस्टाइल बच्चों के लिए दे सकते? तो पहली बात तो बोलूँगा कि अपने डायबिटीज़ के लिए माँ बाप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. 1947 में डायबिटीज़ 1% था. आज 11% हो गया. क्या हमारे जीन खराब होने के इतने 70 साल में नहीं हो सकते खराब नहीं हुए. लेकिन माँ बाप बच्चों को सिर्फ जीन्स नहीं देते लाइफस्टाइल भी देते. क्या खाना कितनी बार खाना ये सब माँ बाप से मिलता है ना. तो हेरिडिटी नहीं है. हेरिडिटी टाइप 1 डायबिटीज में ज़्यादा है टाइप 2 में नहीं है. तो वो लाइफस्टाइल की वजह से होता है. तो लाइफस्टाइल रिपेयर करो. माँ बाप को ब्लेम करने की जरूरत है. येस सर माझा मागच्या वर्षी स्केड्युलरचा स्कोर 7.7 होता. किती? 7.7 होता. मी आपली लाईफस्टाईल फॉलो केली आणि माझा स्कोर 5.2 झाला. आता मी एक वर्षापासून करतोय फॉलो. दर 3 महिन्यानंतर चेक केल्यानंतर माझा स्कोर वाढतोय. तो 5.4 झाला तर 5.6 झाला. आता लेटेस्ट काल चेक केला तर 5.6 होतं. आणि जे आपण PP करतो ना ग्लुकोमीटर चेक तर थोडं वाढलेलं दाखवतो. किती आहे? 120 वगैरे दाखवतो. जेवण अगोदर जेवणानंतर 160-170 असं वगैरे दाखवतो. आणि वॉकिंग वगैरे मी तेवढंच करतो. आपण जेवढं सांगितलं तेवढं करतो. ओके. पहिल्यांदा तुमचं अभिनंदन करायला पाहिजे की 7.7वरनं 5 गेला. डायबिटीजवरनं आता नॉन डायबिटीज. फास्टिंग इन्शुलिन केलं आहे का? फास्टिंग इन्शुलिन केलं का नाही? किती आहे? 9 का 10 स्कोर 9. कदाचित तुम्ही अजून तुम्ही डायबिटीज ट्रेनमध्ये असाल तर अशा याच्यात तुम्ही जर गोड खायला सुरुवात केली थोडीशी किंवा आता आपलं नॉर्मल झालं गोड खाऊ तर ते वाढणार. पण तरी 5.6 पर्यंत असेल तर नॉर्मलच आहे. काळजी करायचं कारण नाही.
5.7 ठीक आहे. पण पोस्टमील आता कसं असतं की तुमचं ॲव्हरेज ब्लड शुगर 120 आहे, तर कधी ते 80 असेल नाही का. तुम्ही जर स्टॅटिस्टिकल रेंज बघितले तर त्या रेंजमध्ये ते राहील आणि काय मोठा फरक पडेल. तर त्यामुळे तुम्ही ती काळजी करू नका. HbA1c 5.6च्या खाली ठेवायचा प्रयत्न करा, इन्शुलिन 10च्या खाली ठेवायचा प्रयत्न करा. तुमचं सगळं व्यवस्थित आहे. गोळीची कधी तुम्हाला आयुष्यात गरज पडणार डायबिटीस. एक आखिरी सवाल. नमस्कार. अच्छा सर, जो 2 टाइम इंसुलिन ले रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग में खाने से पहले, तो बोल रहे हैं कि जैसे उनको हर 2 घंटे में कुछ खाना है, फ्रूट्स लेना है, कुछ भी लेना है, या हमें जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में फ्रूट लेने को बोलते हैं, तो वो लेना चाहिए या गैप करना चाहिए? कौन बोलता है इसे? मतलब बोलते हैं कि उन्हें लंबे टाइम तक भूखे नहीं रहना चाहिए, जैसे 4 आवर्स या 5 आवर्स, उसके बीच में उन्हें कुछ फ्रूट्स लेना है. ये डायबिटीज पेशेंट की बात कर रहे हैं कि नॉन डायबिटीज? नहीं, डायबिटीज. डायबिटीज तो डायबिटीज हो. अब वो करने के बाद क्या हो गया? मेडिसिन कम हो गया, बंद हो गया, वो तो इंसुलिन तो नहीं रहता है, मतलब बढ़ाएगा ना मेडिसिन, तो उसका फायदा नहीं होगा. क्लियर है. अभी मैं जो कर रहा हूँ करके देखो, अगर मेडिसिन कम होता है तो भरोसा रखो, क्या प्रॉब्लम. वो बताने से ही तो प्रॉब्लम होगा सब डायबिटिक लोगों का. बार बार खाने का बोलने से ही तो नुकसान होगा ना सबका. तो सेंटर पे आके गाइडेंस ले लो, आपका भी फायदा होगा. सर लास्ट क्वेश्चन. सर, अभी हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को दूध पीना चाहिए, तो बच्चों को दूध पीना चाहिए, मिल्क, तो बड़ों को भी पीना चाहिए क्या, मतलब विद इन दैट 55 डेज साइकिल. और दूसरा सवाल कि आपने जो बोला है कि नट्स एंड बाकी चीज़ें खाना है, तो उससे मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी होता है क्या, मतलब विद इन 55 डेज? तो दूध के बारे में मैं क्लियर करूँगा कि दूध का ऐसा है कि माँ का दूध इंसान के लिए आवश्यक है न्यूट्रिशन के हिसाब से. बाकी सब मिल्क ऑप्शनल है, सिर्फ कोई जरूरत नहीं. अगर आपको आदत है, क्योंकि कुछ लोगों को मिल्क अगर लेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को डाइजेस्ट होता है. अगर आपको आदत है तो 55 मिनट में ले सकते हैं. मैंने आवश्यक नहीं कहा, ले सकते हैं. माँ का दूध छोड़ के कोई भी दूध आवश्यक नहीं, तो ये ऑप्शन है. दूसरा जो था नट्स का, इसका तो नट्स खाते हैं तो क्या आपको प्रोटीन से मिलता है, तो प्रोटीन का तो डेफिनेटली मसल बिल्डिंग में फायदा होगा. और अब प्रोटीन का फायदा मसल बिल्डिंग के लिए कब होगा, जब आप एडिक्वेट एनर्जी खाओगे. बाकी अगर आपने एनर्जी कम ली तो वो प्रोटीन भी ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होगा. तो इसलिए जो सीक्वेंस बताया गया है वो इस प्रकार से बताया गया कि आपको प्रोटीन भी मिलेंगे, फाइबर मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे. इस प्रकार से आप कर सकते हैं. नमस्ते. एक्चुअली सर, जैसे हम जैन हैं, हम जैन का फॉलो भी करते हैं, बट मेरे को डायबिटीज़ नहीं रहता है. तो जब डायबिटीज़ रहता है कई बार मतलब आता है, तो ऐसा होता है कि आज अगर मैंने मान लीजिए शुगर भी खाई, मिठाई भी खाई, तो भी कल शुगर नहीं आता है. बट कई बार ऐसा होता है कि मैं 3 महीने बिल्कुल शुगर कट ऑफ कर देती हूँ, फिर भी शुगर के लेवल हाई रहते हैं. तो ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपका ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनता है. मीठा खाने से ग्लूकोज का कोई संबंध नहीं है. मीठा खाने से बढ़ेगा, लेकिन नहीं भी खाया तो शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में होते ही रहेगा. उसके लिए आपको ऊपर से करने की जरूरत नहीं. और जैन होने से डायबिटीज नहीं होगा, ये बात नहीं सर. मैं नहीं कहने का मतलब जैनिज्म में क्या बोला, खाना खत्म कर देती हूँ मैं. वो बहुत अच्छी बात है. 7 बजे से पहले, सूर्यास्त से पहले खाना खाया तो सबसे अच्छी बात है, जिसको जमता है जरूर करना चाहिए. लेकिन बार बार खाएंगे. अगर आपको खाने का परमिशन सुबह से लेकर शाम तक है, उसमें 10 बार खाएंगे तो प्रॉब्लम होने वाला है. 2 बार खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि जैनिज्म में बैसना है, लेकिन कितने जैन बैसना करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं. बहुत सारे लोग बिजनेस में हैं तो चाय के ऊपर चाय पीते रहते हैं. लोग आए तो चाय लेना पड़ता है, तो ये चाय भी खाना ही है ना. तो ये प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद.